अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से शुरू करते हैं। हम जो है वो एजेंडा हमने कुछ शुरू किया था 2-3 लेक्चर पहले, जो वर्ल्ड एलीट्स हैं उनका एजेंडा। और मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड एलीट को जो है वो मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया है। आप उन्हें इल्यूमिनाटी कह लें, आप सुनेंगे कि उन्हें जो है वो बिल्डरबर्ग ग्रुप के नाम से भी अब याद किया जाता है और रेफ़र किया जाता है। और कुरान के बाद से जो है वो मैं हिज़्बुश शैतान प्रेफ़र करती हूँ। और हिज़्बुश शैतान के जो कंपोनेंट थे वो आपके सामने बार-बार रिपीट हुए हैं कि वो कौन-कौन से ग्रुप्स हैं जिन्हें हिज़्बुश शैतान का जो इंसानी गिरोह है उन्होंने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। तो वी हैव कम अलोंग अ लॉन्ग जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सेक्युलरिज़्म और बनी इसराइल की तारीख सारी देखी और फिर हमने ये देखा कि किस तरह से हिज़्बुश शैतान जो है वो मिडल एजेस ऑफ यूरोप में जब वहाँ पर मुसलमान गए तो वहाँ पर वो रीअसेंबल होना शुरू हुई। ऐसा नहीं है कि वो कोई आज से है शुरू से ही, क्योंकि ये बात हमने शुरू की थी जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई थी। तो ये हमने देखा था कि इब्लीस ने अपनी दुश्मनी में जो है उसी दिन ये अहद किया था कि अल्लाह के अगेंस्ट वो अपना सिस्टम यहाँ पर कायम करके दिखाएगा। और इसी मिशन को आगे लेकर चलने के लिए उसने जिन्नात में से अपने साथी चुने और फिर उसने इंसानों में से अपने साथी चुने। तो हमने देखा था कि हिज़्बुश शैतान के 2 कंपोनेंट हैं। हम कुरान से जो हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह आयात इसके और लिंक्स जो हैं वो ऑलरेडी देख कर आ चुके हैं। अब हम जो है वो देख रहे हैं कि जो एजेंडा है रूलिंग एलीट्स का, जो हमारे सामने काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, वो काफ़ी हद तक जो है वो अकम्प्लिश कर चुके हैं जो उनके टास्क थे उनको। और उनमें से जो हम देख रहे हैं वो है अभी पहला जो हमने देखा था ग्रेटर इसराइल का क़याम। तो उसमें हम जो चल रहे हैं वो अभी हम इसराइल के क़याम तक बात कर रहे हैं। हमने ये देखा कि सलेबी जंगें जो हैं वो भी इसी मकसद के लिए जो है वो बर्पा की गई, जो तकरीबन जो है वो 200 साल तक जो है वो सलेबी जंगों का सिलसिला कायम रहा। तकरीबन 1099 ईस्वी से लेकर, और हमने ये देखा कि वो 1299 ईस्वी तक यानी इसके अराउंड जो है वो सलेबी जंगें चलती रहीं। तो पहली 1 सदी उसमें हमने ये देखा था कि 4 बड़ी जंगें हुई थीं, जो ज़रा ज़्यादा फ़ैसलाकुन थीं। और उसमें किस तरह से फिर वो उसमें जो है वो उरूज ज़वाल आया, किस तरह जो है वो पहले क्रूसेडर जो स्लेबी थे, जो स्लेब के झंडे तले इकट्ठे हुए, उन्होंने वो जो है वो इन्वेड कर लिया मुल्क शाम वल फ़ारिस को। और मुल्क शाम वल फ़ारिस में जो है वो मैंने आपको बताया था इराक, शाम और फ़लस्तीन का इलाका आता है। और ये जो है ये दुनिया की सुपर पावर सिविलाइजेशंस रही हैं फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिच इलाके हैं सिविलाइजेशन के हिसाब से भी, मादनियात के हिसाब से भी। प्लस यहाँ पर जो मस्जिद अक्सा है, जो यरूशलेम का शहर है फ़लस्तीन में, ये जो है वो तमाम अब्राहमिक रिलीजन्स के लिए पैरामाउंट इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और उसकी अहमियत को भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं, हमने उसको रिवाइज़ भी किया था लास्ट लेक्चर में। तो इसी तरह हिज़्बुश शैतान ने जो ये जब देखा कि जब तक जो है ये ईसाइयत, क्योंकि उस वक़्त जो है वो जब हम डार्क एजेस ऑफ यूरोप की बात कर रहे थे तब से लेकर जब तक यूरोपियन रिनाइसेंस आया है, यानी कि 1600 सदी ईस्वी तक जो है ये यूरोप के डार्क एजेस जो थे, इसके दौरान उन्होंने ये अंदाज़ा कर लिया था कि जब तक हम ईसाइयत को सबसे पहले टेम नहीं करेंगे, काबू में नहीं लाएँगे, उस वक़्त तक जो है वो हम कोई भी जो है वो फ़ायदेमंद नताइज हासिल नहीं कर सकेंगे अपने जो हमारे अज़ाइम हैं उन्हें हासिल करने में। और उनके क्या अज़ाइम थे? वर्ल्ड डोमिनेशन का अज़्म था, जो कि वो अब अपना
ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ईसाइयत में डिवाइड एंड रूल किया, फ़िरके बनाए और उन फ़िरकों को जो है वो आपस में लड़वाया। फिर ये कि हमने ये पिछली दफ़ा सलेबी जंगों के असबाब देखे थे कि उस वक़्त जो है वो काफ़ी हालात जो है वो रोमन एम्पायर के ख़राब हो चुके हुए थे। कैथोलिक क्रिश्चियनिटी बन चुकी थी, प्रोटेस्टेंट बन चुके हुए थे, आपस में डिवीज़न थी, फिर सरमायाकार जो थे बड़े-बड़े वो भी आपस में लड़ रहे थे। तो बहरहाल मुख्तलिफ असबाब हमने लास्ट टाइम देखे जिसकी वज़ह से जो है वो किस तरह इस हिज़्ब शैतान ने जो है वो ये प्लान किया कि ईसाइयत की दुश्मनी का रुख जो है वो मुसलमानों की तरफ फेर दिया जाए। जिसके नतीजे में एक तो ये कि मुसलमान और ईसाई एक-दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे और इनको जो है वो बैक द स्टेज अपनी जो जो इनके प्लान्स हैं उनके ऊपर अमल दरामद करने का मौका मिल जाएगा। और ये कि अपना कोई भी नुकसान किए बगैर जो है वो किस तरह हम मुख्तलिफ अक़वाम को या इवन एक ही कौम को आपस में मुख्तलिफ बुनियादों पर लड़वा कर यानी डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है उसे इम्प्लीमेंट करके जो है वो हम किस तरह अपने अज़ाइम जो हैं वो उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि ये शुरू से ही अंदाज़ा लगा लिया गया था कि डिवाइड एंड रूल किया जाएगा तो ही जो है वो इन पर काबू पाकर इन पर हुकूमत की जा सकती है। क्योंकि अगर हम देखें तो मुनाफिकीन यहूद और जो उनके साथ जो भी और ज़ायनिस्ट एलिमेंट हैं, जो उनके साथी हैं, वो आबादी के हिसाब से, तादाद के हिसाब से बहुत कम हैं। और अगर उन्होंने जो है वो पूरी दुनिया पे रूल करना है, तो उसके लिए जो है वो ज़ाहिर-सी बात है प्लॉट एंड प्लान ही स्ट्रैटेजी हो सकती है। फ्रंट पे आकर अगर वो लड़ना शुरू करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो इतनी कलील तादाद है कि उन्हें आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। इसीलिए जो है वो जब ये उन्होंने सलेबी जंगों की जो प्लानिंग थी कि समहाउ अब यूरोप पर तो हम काबिज़ हो ही गए हैं क्रिश्चियनिटी के थ्रू, हमने यहाँ पर प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी बनाई और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड वो मुल्क था जिसने अपनी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी को ऑफ़िशियल मज़हब के तौर पे तर्क करके और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को अपनाया और आज भी इंग्लैंड का जो लॉ है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी अपने आप को डिक्लेयर करता है। यानी उनके सारे लॉज़ जो हैं वो उसी के अंडर डिफाइन होते हैं। तो इसी तरह जब ये प्रोटेस्टेंट जब ये सब यूरोप पर कंट्रोल एस्टेब्लिश हो गया अब जो है वो उनकी नज़र जो थी वो जज़ीरा नुमा अरब पर थी और उन्हें ये मालूम है कि जज़ीरा नुमा अरब जो है ये तीनों बड़े मज़ाहिब के लिए जो है वो बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर ही जो है वो सलेबी जंगों का सिलसिला शुरू करवाया गया, जिसका ये प्लान था कि यहाँ पर भी ये इलाका भी जो है जज़ीरा नुमा अरब का ख़ास तौर पे मुल्क शाम वल फ़ारिस ये भी ईसाइयों के कब्ज़े में आ जाए। ईसाइयों के कब्ज़े में होने का मतलब था कि ज़ायनिस्ट के कब्ज़े में यानी हिज़्ब शैतान के कब्ज़े में क्योंकि ईसाई जितने भी अब बड़े-बड़े ओहदों के ईसाई हैं, वो सारे के सारे अब उनकी ही जेब में थे। लेकिन सलेबी जंगों का कुछ इस तरह की सूरत-ए-हाल हुई कि फ़तह और शिकस्त का साइकिल चलते-चलते फिर बिलाखिर जो है वो ईसाइयों के हाथ से निकल गया और हमने ये देखा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो है वो बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया, जिसके बाद फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड से 3 बादशाह आए और जो चौथी बड़ी सलेबी जंग थी, वो भी बिलाखिर उसमें भी उनको पीस ट्रीटी साइन करके वो वापस चले गए और फिर वो बैतुल मुक़द्दस को फ़तह नहीं कर सके। और उसके बाद से जो बैतुल मुक़द्दस है, जो यरूशलेम है या फ़लस्तीन का इलाका है, ये मुसलमानों के कब्ज़े में रहा। टेम्परेरीली जो है वो कुछ वक़्त के लिए जो है वो कुछ दरमियान में कुछ गद्दार आए जिन्होंने उन्हें जो है वो इस्लाम दुश्मन फ़ोर्सेस के हवाले किया, लेकिन फिर मुसलमानों ने दोबारा जंग लड़ते हुए उन इलाकों पर दोबारा अपनी फ़तह पाई। तो तब से लेकर हम ये देखते हैं कि तकरीबन 1900 तक या आप कह लें कि पहली जंग अज़ीम तक जो है वो ये मुसलमानों की जो वहाँ पर हुकूमत है वो बहुत जो है वो एक मज़बूती के साथ कायम रही। तो उसमें जो है वो जब ये देखा गया कि अब ईसाई जो हैं वो समहाउ सलेबी जंगों के थ्रू इस इलाके को फ़तह नहीं कर सके, तो अब जो है वो कोई और मास्टर प्लान बनाया जाए। तो वो जो मास्टर प्लान है वो फिर किस तरह से आगे चलता है उसके बारे में उसके दरमियान हमारे लिए ये ज़रूरी है कि सल्तनत उस्मानिया का जो दौर है उसके ऊपर भी हम एक निगाह डालें। तो बहुत ज़्यादा तफ़सील में तो नहीं लेकिन इस तरह से कि वो तमाम बातें कवर हो सकें जो हमें हमारे लिंक तक पहुँचाएँगी इंशाअल्लाह। तो सल्तनत उस्मानिया जो है ये तकरीबन 600 साल तक कायम रही है। 1299 से लेकर 1923 तक जो है वो इसका अरसा काउंट किया जाता है। कभी आपको 1922 भी मिलेगा। 1-2 साल की ऊँच-नीच जो है वो आपको मिलेगी जब आप तारीख जो है वो उसको देखेंगे अपने तौर पर भी जब आप उसको रिसर्च करेंगे। लेकिन दैट डज़न्ट मैटर क्योंकि समटाइम्स एग्रीमेंट हो जाते हैं और कुछ महीनों के बाद इम्प्लीमेंट होते हैं और उन महीनों के गुज़रते-गुज़रते साल बदल जाता है, जिसकी वज़ह से जो है वो डेट्स में फ़र्क आ जाता है। इस 600 साल की सल्तनत उस्मानिया की हिस्ट्री में जो पहले 200 साल थे, इसे तो हम सल्तनत उस्मानिया कहते हैं। लेकिन ये कि जब 1520 में हिजाज़ की सरज़मीन फ़तह होती है, तो फिर इसे खिलाफत उस्मानिया का नाम दे दिया जाता है, ठीक है? यानी यहाँ पर अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो 600 में से
जो 200 है, इसमें तो ये हमें इसे सल्तनत का ही नाम देते हैं, क्योंकि उस वक्त तक अभी हिजाज का इलाका जो है वो तुर्कों के जेर निगरानी नहीं आता। उसके बाद जो 400 साल हैं ये खिलाफत का दौर कहलाता है। तो ये जो खिलाफत का दौर है इसमें बहुत ऊंच नीच आई, जिस पर अभी हम नजर डालते हैं। आपके सामने जो मैप मैंने शेयर किया है, ये मैप है सारा, जिसमें जो है ये खिलाफत उस्मानिया का यानी सल्तनत उस्मानिया का जो दौर रहा है, उसमें ये कैसे कैसे एक्सपैंड करती रही है और फिर कैसे कैसे श्रिंक करती है। तो ये कलर्स जो हैं वो डिफरेंट फोर्स को जाहिर करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे पिछली दफा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जब बैतुल मुकद्दस फतह करके और आखिरी सलेबी जंग के भी फातेह बन के फिर वापस जो है वो डमेस्कस चले गए। यहाँ पर आप मैप में देखेंगे तो ये काफी छोटा सा है, यहाँ पर मैंने सर्कल किया आपके लिए। डमेस्कस या दमिश्क जो है वो उस वक्त वहां पर, अगर आपको याद हो, मैंने पिछला मैप दिखाया था, सल्जूकी तुर्कों की हुकूमत थी। ठीक है, लेकिन ये था कि कुछ सलेबी जंग, जैसे बाद में जब ये छोटी छोटी सलेबी जंगें होती रही हैं, तो और आपके जहन में ये भी रहना चाहिए कि उस वक्त बनु अब्बास की हुकूमत का दौर था। और एक और बात कि बनु अब्बास की हुकूमत के पहले 100 साल जो है वो तो यूनाइटेड बनु अब्बास की हुकूमत थी, लेकिन ये कि उसके बाद जो है वो मैंने आपको बताया था सलेबी जंगों के असबाब में कि मुस्लिम रियासतें छोटी छोटी डायनेस्टीज में डिवाइड हो गई थी। मैं आपके लिए यूं करती हूँ कि अगर ये मुझे यहाँ पर मिलता है मैप, मैं एक दफ़ा आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि आप जो है वो आपके लिए थोड़ा सा रिवाइज करना इसको आसान हो जाए। सॉरी, ठीक है, ये रहा वो मैप कि ये छोटी छोटी जो है वो रियासतों में जो है वो तकसीम थे मुसलमान। सॉरी, बल्कि ये वाला मैप है, ये वाला मैप है जिसमें आप ये देख रहे हैं, ये ग्रीन इलाके सारे जो हैं ये हैं तो मुस्लिम डायनेस्टीज, लेकिन ये छोटी छोटी डायनेस्टीज बन गई हुई थी। और ये सारे जो है, और इसमें हमने ये देखा था कि ये वाला जो मेन एरिया जो मैंने रेड से सर्कल किया हुआ है, यहाँ पर सल्जोकी मुसलमान, सल्जोकी तुर्क थे। ठीक है, अब तुर्क कहाँ से? तुर्क एक नस्ल है, एक कौम है, जो ये जो एनाटोलिया का इलाका है, ये उस वक्त अनातोलिया कह लें आप इसे उर्दू में, या इंग्लिश में अनातोलिया कह लें, एनातोलिया की एम्पायर। और इसके साथ ये जो यूरोप का ये हिस्सा है जो पिंक आपको कलर नजर आ रहा है, ठीक है, बिजेंटीन की एम्पायर थी सारी पहले। ये तुर्क हुआ करते थे, ये तुर्क नस्ल थी। ये तुर्क नस्ल की ही आगे मुख्तलिफ कबीले हैं, मुख्तलिफ शाखें हैं। ठीक है, जिनसे आगे जो है वो फिर जो जब ये उस्मान बेग आए हैं तो इनके नाम पर जो है वो ओस्मान इन्हें कहा गया इंग्लिश में, और फिर ये ओस्मान कैलिफेट या सल्तनत उस्मानिया का नाम इसको दिया गया। तो यहाँ से जो है वो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तुर्क है। तो सल्जोकी तुर्क जो हैं ये बनु अब्बास के दौरे हुकूमत में सबसे पहले इस्लाम लेकर आए थे। और ये बनु अब्बास ने जो है वो इनको, चूंकि उस वक्त शिया और सुन्नी की डिवीजन हो चुकी हुई थी, तो मैंने आपको बताया था ये इजिप्ट का इलाका और ईरान का इसके साथ जो है यहाँ पर ये फातमीद यानी राफदी शियाओं के कब्जे में था। और जबकि इस वाली साइड पर सारा जो है ये हमारे पास ये सल्जूक थे। सल्जूक तुर्क जो थे ये सुन्नी शिया मेजोरिटी के साथ बिलोंग करते थे। और चूंकि बनु अब्बास भी जो है वो सुन्नी शिया सुन्नी इस्लाम को फॉलो करते थे, तो उन्होंने इनको वेलकम किया। तो यही इलाका जो कि एक सेंटर भी था बनु अब्बास का, ये जो सीरिया, ये यानी शाम और इराक का जो इलाका था, ठीक है, जिसमें हम बार बार जो है वो एलिपो या हलब, और हम जो है वो दमस्कस की बात करते हैं। ठीक है, ये दोनों शहर बहुत ज़्यादा तवील अरसा जो है ये मुसलमानों की सिविलाइजेशन के पीक सिटीज रहे हैं। तो जिसका यहाँ कब्जा होता था उसे ही जो है वो मुस्लिम आप कहने के स्टेट का जो है वो हुक्मरान समझा जाता था। तो इस यहाँ पर जो है वो हमने देखा कि ये मुख्तलिफ रियासतों में जो है वो तकसीम थे। तो उसके बाद ये है कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी चले गए वापस दमिश्कस और उनका इंतकाल हो गया, तो उसके बाद फिर हमने ये देखा कि तातारी भी तुर्क कबीले से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, तातारियों ने, क्योंकि जो कुछ भी अब हुकूमत थी वो कमजोर होना शुरू हो गई थी। तो तातारी जो थे उन्होंने सन 1258 में 1258 में जो है वो उन्होंने डेमस्कस पर हमला किया। वापिस आ जाते हैं सल्तनत उस्मानिया के मैप पे। ठीक है, तो ये 1258 के अराउंड, ठीक है, अभी हम देख रहे थे कि सलेबी जंगों का जमाना कब से कब तक है, 1099 से लेकर 1299, यानी आप कह लें कि सलेबी जंगें खत्म हो रही हैं। उन्हीं जमानों, उसी वक्त की बात है कि तुर्कों की एक जो नस्ल है जिसे आप तातारी कहते हैं, उनमें से भी आगे जो उनका फर्दर ट्राइब है जिसे मंगोल कहा जाता है, ये मंगोल हैं जो है वो मतलब यहाँ से निकल के, टर्क से निकल के इन्होंने रशिया की तरफ और चाइना की तरफ भी इन्वेट किया। तो इन्हीं का जो तातारी कबीला है उसने जो है यहाँ पर उस वक्त मुसलमानों को भी डेमस्कस में अटैक किया। उस वक्त जो है बनु अब्बास के जो खलीफा हैं मोतसम बिल्ला, उनका दौर तकरीबन खत्म हो रहा था। और
मुसलमानों में जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी उनकी जो अब जो भी हुकूमती बनो अब्बास की डिवाइड तो वो ऑलरेडी थे, लेकिन उनके अंदर जैसे बहुत ज़्यादा ऐश परस्ती और वही वो जो ज़वाल के असबाब होते हैं, औरतों की आदत में पड़ जाना, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स थे ये सीप कर चुके हुए थे, और अब वो जहाद या एक अपनी मुस्लिम रियासत की जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करने के लिए जो एक मुजाहिदाना एफर्ट्स होती हैं उससे गाफिल हो चुके थे। तो ये तो हमेशा हमने देखा है कि हिस्ट्री में रूल रहा है कि जैसे ही जो है वो मुस्लिम उम्मा वो अपने दीन के नफाज के क़याम से हटती है, तो उसी तरह वही वो वक्त होते हैं कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें उनके दुश्मनों के हाथों जो है वो ज़लील व ख्वार करते हैं। एनीवेज 1258 का वो टाइम है, सलेबी जंगों के इख्तिताम का ज़माना है, और जो मुस्लिम रियासत है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा इंतशार का शिकार है। छोटी-छोटी रियासतें बनी हुई हैं और आपस में एक दूसरे को ही एक दूसरे के ऊपर ही जो है वो कब्ज़ा करने के ख्वाब देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो हम वही वाली सूरत-ए-हाल है जो सलीबी जंगों के शुरू में थी, कि जैसे आप अपने इर्द-गिर्द के नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ भी अलायंसेस बना रहे हैं। तो इस सूरत-ए-हाल में तातारियों ने फ़ायदा उठाया और वो दमास्कस में एंटर हुए, और उन्होंने दमास्कस में तारीख़ का सबसे बदतरीन कत्ले-आम किया, जिसे आप फॉल ऑफ बगदाद के नाम से भी जानते हैं, सकूत बगदाद के नाम से भी जानते हैं। तो ये वो वक़्त था कि जब इतना ज़्यादा खून बहाया गया, क्योंकि उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान को ज़िंदा नहीं छोड़ा। चाहे वो बच्चा था, चाहे वो बूढ़ा था, चाहे वो औरतें थीं, और इतना ज़्यादा खून बहाया गया बगदाद की गलियों में कि ऐसा महसूस होता था जैसे खून की बारिश हुई है, और बाकायदा गलियों में खून बह रहा था, यानी कहा जाता है कि घोड़ों के टखनों तक जो है वो खून बहता था। तो इस तरह से ये जब मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, तो बनु अब्बास की जो खिलाफत थी या हुकूमत थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। वो जो रही सही थी, वो भी ख़त्म हो गई। यही वक़्त था, बिल्कुल यही ईयर था जब जो सुल्तान सुलेमान हैं, उनके पोते उस्मान बेग की पैदाइश होती है 1258 में। अब यहाँ पर जो उनके फ़ादर हैं उर्तुगुल, अब मेरा ख़्याल है ये आप लोगों को मुझसे ज़्यादा ही हिस्ट्री इसकी मालूम होगी, क्योंकि शायद आप सब ने जो है वो ड्रामा सीरीज़ देखी हो, मैंने बहरहाल नहीं देखी। तो लेकिन ये है कि जो उनके वालिद हैं सुल्तान उर्तुगुल, उनको जो है जब उन्होंने यहाँ पर बगदाद में ये तातारियों के हमले का ज़माना था, तो इसी वक़्त में वो यहाँ से चले गए अनातोलिया, यानी टर्की आ गए वो। अनातोलिया वाले हिस्से में चले गए, और यहाँ पर उन्होंने जो है वो फिर थोड़ा-सा अपना जो है, क्योंकि यहाँ पर जो दमस्कस है, ये अब तातारियों ने लूट लिया, यहाँ से उन मुसलमानों की सोवेरेनिटी ख़त्म कर दी। तो यहाँ से जो है अब उन्होंने अपना मरकज़ जो है वो अनातोलिया की तरफ ले गए, और यहाँ जाकर ये जो टर्की का बॉर्डर है, और ये जो अब इस्तांबुल कहलाता है, ठीक है? उस वक़्त इसे कुस्तुनतुनिया कहा जाता था, और ये मरमरा का इलाका है। तो ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पर जो सुल्तान उर्तुगरुल हैं, उनको यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया, क्योंकि ये आर्मी के कमांडर थे। तो इनको जब वहाँ पर डिप्लॉय किया गया, तो वहीं पर जो है ये इनके बेटे उस्मान बेग की पैदाइश हुई, बिल्कुल एट द सेम टाइम जबकि तातारियों का कत्लेआम जारी था बगदाद में। तो जब ये सुल्तान तुगरुल को ये वाला इलाका दिया गया, तो उन्होंने यहाँ पर जो है वो कुछ फ़तूहात का सिलसिला शुरू किया। आर्मी को मुनज़्ज़म करने के बाद यहाँ पर उन्होंने कुछ फ़तूहात का सिलसिला करना शुरू किया। तो जब ये फ़तूहात होना शुरू हुई, अच्छा यहाँ पर एक दिलचस्पी की बात है कि यही तातारी जिन्होंने बाद में दमस्कस में मुसलमानों की हुकूमत को ख़त्म किया, उस वक़्त की बनु अब्बास की हुकूमत को, आगे चलकर इन्हीं के जो बादशाह आए, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कि जब रोमन एम्पायर थी, वहाँ पर जब ये पॉल ने जाकर ईसाइयत की तबलीग की थी, तो पूरी की पूरी रोमन एम्पायर ने ईसाइयत कबूल कर ली थी। तो ये इसी तरह जो है वो उस वक़्त का जो तातारी बादशाह था, उसको बहरहाल समहाउ वो इस्लाम से मुतासिर हुआ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हलाकू खान और चंगेज़ खान, उनके बाद में आने वाले बादशाह थे। तो उन्होंने इस्लाम से जब इस्लाम कबूल किया, तो इस तरह जो है वो दोबारा से दमिश्क में जो है वो इस्लाम आ गया। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम एक ऐसे, यानी कुछ साल ऐसे गुज़रे जहाँ पर आप कह लें एक वैक्यूम ऑफ पावर क्रिएट हो गया। ठीक है? तो वैक्यूम ऑफ पावर क्रिएट हो गया, और इसमें जो है वो बस फिर छोटे-छोटे इलाके कबीले जो है वो अपने-अपने तौर पर जंगें करते थे, और जिसके यहाँ जितना इलाका लगता था वो उस पर फ़तह पा लेता था। तो ये बाद में, लेकिन ये कि यही तातारी जो हैं, इन्होंने फिर एक दोबारा से एक जो मुस्लिम रियासत बन रही थी अब, जो कि सल्तनत उस्मानिया थी, उसकी भी बेस रखी, यानी उसकी बेस तो नहीं रखी, लेकिन उसका हिस्सा बने इस्लाम कबूल करके, और इस तरह से उसको स्ट्रेंथन किया। और जिस पर ये इल्लामा इक़बाल का शेर भी है ना, है आया फितना तातार के अफ़साने से, काबे को पासबा मिल गए सनम खाने से। यानी ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं कि अगर
तुम दीन के नफाज के लिए कोशिश नहीं करोगे तो मैं तुम्हें रिप्लेस करके किसी और कौम को ले आऊंगा। तो ये बिल्कुल इसी तरह ही हुआ कि बनु अब्बास जो अपनी अयाशियों में जो है वो उस वक्त बिल्कुल दीन के नफाज के उसको मैसेज को भूल गई थी, तो उनको रिप्लेस करके फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तातारियों के हाथों उनको ख़त्म करके बाद इन्हीं तातारियों को जो है वो यही मुसलमान बन गए। एनीवेज ये सुल्तान तुगलक ने जो अपनी फतूहात का यानी उन्होंने जो थोड़ा सा एक कंपोज करना शुरू किया आर्मी को अनातोलिया के इलाके में, वहाँ पर जब उस्मान बेग बड़े होते हैं तो तकरीबन 1300 से लेकर 1326 तक का जो है वो उनका दौर हुकूमत है। तो वहाँ पर जो है वो कुछ फतूहात करके और ये जो टर्की का एशिया का जो हिस्सा है यहाँ पर वो एक इस्लामी रियासत की बुनियाद रखते हैं। अच्छा, अब ये है कि ये जो 600 साला दौर हुकूमत है उस्मानी सुल्तानों का, ये इसकी एक लिस्ट ये जो मैं आपके सामने यहाँ पर रख देती हूँ। ठीक है, तो ये 35 सुल्तान जो है वो गुजरे हैं। कब आपको 35 और 36 दोनों काउंट मिलेगा, ठीक है, डजेंट मैटर मच, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल 1 डेढ़ या 2 साल के लिए आए, तो कुछ लोग उनके कुछ मतलब हिस्टोरियन उनके नाम को शामिल करते हैं, कुछ नहीं भी शामिल करते। तो ये बहरहाल इन सब की इंडिविजुअल डिटेल में जाने का ना तो मौका है और ना ही ये हमारे लिए इस वक्त बेनिफिशियल नॉलेज है। लेकिन इस जो बेनिफिशियल बात है वो ये हमने देखनी है कि किस तरह से इसको 4 अदवार में जो है वो डिवाइड किया गया। पूरा ये जो रीन था जो उस्मानी खिलाफत का, जिसकी जो बुनियाद है वो उस्मान बेग ने डाली। तो ये जो रीन है ये कैसे 4 दौर में हम इसको डिवाइड करते हैं, और फिर जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए यहाँ पर बेनिफिशियल नॉलेज है वो फैक्टर्स स्टडी करना है जो उसके जवाल के असबाब बने। आखिर कैसे एक इतनी बड़े इलाके पर 3 बर्र-ए-आज़मों पर हुकूमत करने वाली 3 बर्र-ए-आज़मों पर मुश्तमिल ये जो हुकूमत थी, जो इतने अरसे तक ऐसे चलती रही और पूरी मुस्लिम दुनिया उस वक्त यूनाइटेड थी एक ही खलीफा के अंडर, तो किस तरह जो है वो उसमें जवाल कैसे आया, और उसके अंदर जो है वो ज़ायनिस्ट का जो रोल था, जो हिज़्बुश शैतान का रोल था, उसको थोड़ा सा देखते हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो 4 अदवार हैं, इसमें से आप ये 1 टू 10 में जो है वो आप कह लें कि ये पहला दौर है। ठीक है, तो ये जो पहला दौर है ये है सल्तनत के एक्सपेंशन का दौर है, और फिर ये कि सल्तनत जो है वो एक्सपैंड होकर अपने पूरे यानी जिसे कहते हैं अपने एक मैक्सिमम साइज को पहुंच गई, और फिर वो बहुत फ्लरिश की। तो ये जो दौर है इसको हम कहते हैं कि ये जो है वो इसकी एक्सपेंशन का दौर है। फिर ये जो दूसरा दौर है इसमें आप यहाँ से ले लें 10 से 19 तक, इसे भी आप गोल्डन पीरियड में शामिल कर लें, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, गोल्डन पीरियड है। और इसे जो है वो आप जो है वो एक पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यही जो पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी है इसी में ही जो है वो प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए थे। तो वो हम देखते हैं, पहले पहले इसको जरा रफली हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी वाला पीरियड था। फिर ये जो 3 हैं इनको चूंकि ये बहुत थोड़ी ड्यूरेशन के लिए रहे, तो इसको आप कह लें बस ये अनारकी का ही कुछ दौर था, लेकिन इसको हम वैसे क्लासीफाई नहीं कर रहे। फिर हमारे पास जो है ये तीसरा दौर आता है जो आप यहाँ पर ब्लू में देख रहे हैं, और फिर ये जो चौथा दौर आता है। तीसरा दौर वो था जब यूरोप में रिनाइसेंस आ चुका था। ठीक है, तो अब यूरोप, क्योंकि आप ये बार बार जहन में रखिए ज्योग्राफी के हिसाब से कि यूरोप और मुल्क शाम अल फारिस या यूरोप और जो ये जजीरा नुमा अरब हैं ये हमारे साथ साथ हैं। ठीक है, और टर्की जो है वो इन दोनों के दरमियान में बैठा हुआ है। तो टर्की जो है वो दोनों तरफ से कवर करता है, यहाँ से एशिया को, वहां से जो है, और एशिया वो टर्की का वो इलाका जो एशिया में है उसे एशियाई कोचक भी कहा जाता है, एशियाई माइनर भी कहा जाता है। ठीक है, और उसका बाकी इस्तांबुल का जो हिस्सा है वो यूरोप का हिस्सा है, यूरोप में एक्सटेंड करता है। तो ये जो तीसरा दौर था ये यूरोपियन रिनाइसेंस का दौर था, जिसकी वजह से जो है वो सल्तनत उस्मानिया में भी जो सूरत हाल पैदा हो चुकी थी उस वक्त, उसके तहत उन पर ये दबाव और जोर डाला गया और कोशिशें की गई कि किसी तरह से जो है वो इस खिलाफत को भी सेकुलराइज किया जाए, खिलाफत का खात्मा करके यहाँ पर एक सेकुलर हुकूमत कायम कर दी जाए। क्योंकि ये जो है इसे आप कह सकते हैं सल्तनत उस्मानिया को कि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन द वर्ल्ड्स हिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन द वर्ल्ड्स हिस्ट्री।
और इन्हीं को गिराने के लिए जो है वो इतने साल लगे हिज़्ब शैतान को साजिशों के ताने बाने बुनते, जिसमें बहरहाल चौथे दौर में आकर वो कामयाब हो गए। और फिर ये कि चौथे दौर में क्या-क्या कुछ हुआ उसकी हम डिटेल देखते हैं। पहले दौर में अगर हम आ जाते हैं तो पहला ये वो दौर था, जैसे मैंने आपको बताया कि उस्मान बेग ने जो है ये एशियाई तुर्की में, साथ ही हम ये इस पे आ जाते हैं मैप पे, एशियाई तुर्की में जो है वो यहाँ पर एक छोटी इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। और फिर जो पहला दौर था जिसे हम कहते हैं ये एक्सपेंशन का दौर था, इसमें यहाँ से होते-होते फ़तह करते-करते मुसलमान जो हैं वो, ठहरें मैं बाकी के लिंक्स मिटाकर आपको यहाँ से देख लें इसको। ठीक है, यहाँ से जो एक मुसलमान रियासत कायम हुई, वो यहाँ तुर्की से निकलकर और इधर सेंट्रल यूरोप तक गई। यहाँ से निकलकर एशिया में आई, ठीक है? एशिया में, और फिर ये जो हिजाज़ का इलाका है, 1520 में मक्का, मदीना, ये जो हिजाज़ का इलाका है, और यहाँ से ये मिस्र में गई, और ये है हमारा साउथ अफ्रीका, ठीक है? ये है साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो इस तरह जो है ये तकरीबन 3 बर्रे-आज़मों में जो है ये फैली है। और इस तरह जब इसकी एक्सपेंशन होनी शुरू हुई है तो ये अपनी मैक्सिमम एक्सपेंशन पे थी सुल्तान सुलेमान खान, ये जिनको मैंने रेड से अंडरलाइन किया है, ठीक है? ये 1566 तक जो है ये अपनी मैक्सिमम साइज़ तक पहुँची है। और यही सुल्तान सुलेमान खान हैं जिनके दौर में जो है वो हिजाज़ को भी फ़तह किया गया। जब हिजाज़ को फ़तह कर लिया गया तो फिर एक ही खलीफा बन गए। वो जो भी उस वक़्त के, यानी जो सुल्तान सुलेमान हैं जो उस वक़्त टर्क खलीफा थे, वो पूरी की पूरी जो भी उस वक़्त इस्लामी हुकूमत थी वो उनके अंडर आ गई। तो तब से जो है ये जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 200 साल के बाद से फिर इसे खिलाफत उस्मानिया कहा जाने लगा। तो चूँकि ये एक थ्रेट बन गई थी, क्योंकि जब एक खिलाफत कायम हो गई, एक यूनिफाइड हुकूमत कायम हो गई मुसलमानों की, तो उससे होता ये था कि अगर मुसलमानों पर कहीं से भी, चाहे वो साउथ अफ्रीका में बैठे हुए मुसलमान, अगर उनके ऊपर कहीं से भी कोई भी दुश्मन आकर अटैक करता है, तो ये जो टर्क खुलफा थे, अपने आप को खुलफा कहते थे या टर्क सुल्तान थे, ये जो है ये वहाँ पर फोर्सेस भेजा करते थे, क्योंकि आप ये कह लें कि मोर और लेस ऐसे एक खिलाफत राशिदा का नमूना था। उसको इंतज़ामी उमूर के हवाले से उसको किसी हद तक फ़ॉलो किया गया था। पूरा तो नहीं हम कह सकते, लेकिन किसी हद तक। तो उसमें यही था कि जितना भी इलाका जो मुसलमान सल्तनत की हुकूमत में आ रहा है, उसमें बसने वाले हर मुसलमान की जान, माल और इज़्ज़त की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी जो है वो सेंट्रल मुस्लिम गवर्नमेंट पर है। तो जो भी सेंट्रल मुस्लिम गवर्नमेंट होती थी उसे सुल्तान जिसे कहा जाता था, तो वो उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता था, उनके जान माल और इज़्ज़त की हिफ़ाज़त को यकीनी बनाता था। और दूसरा ये था कि ये जो एक्सपेंशन का दौर था, इसमें जो सुल्तान जो भी सलातीन आए, ये सलातीन वो थे जिनके पेशे नज़र एक इस्लामी रियासत को एक्सपैंड करना था ताकि अल्लाह के दीन का निफ़ाज़ हो सके। और इसमें इनकी जो है वो कोई अपने ज़ाती मुफ़ादात, ज़ाती ख़्वाहिशात है, ये कि हम जो है वो रूल करें, या हम कोई अपने इसमें से अपनी फैमिलीज़ को या अपनी-अपनी डायनेस्टीज़ को कोई फ़ायदा पहुँचाएँ, इस किस्म के मुफ़ादात नहीं थे। इसलिए जो है वो देखा गया कि इस दौर में जो है वो इतनी एक्सपैंड हुई सल्तनत उस्मानिया, 3 बरे-आज़मों पर चली गई। और फिर जब हिजाज़ आया तो ये खिलाफत उस्मानिया बन गई, जब हिजाज़ भी फ़तह कर लिया गया। और इसके साथ-साथ ही ये जो सुल्तान सुलेमान खान हैं, जिनको मैंने रेड से यहाँ पर जिनका नाम अंडरलाइन किया है, इनके दौरे हुकूमत में बाकायदा जो है वो लॉज़ बनाए गए। यानी कि खिलाफत के लॉज़ जो हैं उनको डिस्कस किया गया, और इन्होंने जो है वो लॉज़ दिए, और फिर ये वो सारा पीरियड था जिसमें मुसलमानों ने हर तरह के फ़नून व उलूम में बहुत ज़्यादा तरक्की की। तजारत व सनत हो गया, फ़ौजी इल्म हो गया, फ़नून लतीफ़ा हो गए, आर्ट्स हो गए, साइंसेज़ हो गए, फ़िज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, और केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और कोई सा भी सब्जेक्ट जो आप नाम लें, तो ये वही दौर था कि मुसलमानों ने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इल्म फ़न को जो है वो फ़रोग़ दिया। और यही वो दौर था जिसमें जो है ये जो हैं गाज़ी सुल्तान मोहम्मद खान, जिनको मैंने अब रेड से अंडरलाइन किया है, इन्हीं के दौर में जो है ये कुस्तुनतुनिया फ़तह हुआ, जो कि इस वक़्त अब इस्तांबुल कहलाता है, ठीक है? तो ये कुस्तुनतुनिया, तो इसलिए इनको भी गाज़ी कहा जाता है, ठीक है? तो गाज़ी सुल्तान मोहम्मद खान के जो एरा में जो है वो कुस्तुनतुनिया फ़तह हुआ। बहरहाल ये जो है जब तक सुल्तान सुलेमान खान का दौर रहा, तो इसे जो है वो एक गोल्डन पीरियड कहा गया। अब ये जो हम दूसरा दौर देखते हैं, ये जो गोल्डन पीरियड है, और मैं आपको जो दिखा रही हूँ कि पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी है, इसमें स्टेबिलिटी तो रही, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर आप खज़ाना या दौलत इकट्ठी कर लेते हैं, जैसे क़ारून का खज़ाना आप कंज़्यूम करना शुरू करेंगे,
तो एक वक्त आएगा वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कि बहरहाल एक वक्त तक तो वो कंज्यूम किया जा सकता है ना। तो ये बिल्कुल वही मिसाल थी कि वो खजाना तो इकट्ठा हो गया था, वो डायनेस्ट वो एम्पायर तो वजूद में आ गई थी, लेकिन अब जो है वो उसके अंदर करप्शन शुरू हो गई थी। बहरहाल लेकिन ये वो पीरियड था जिसमें फिर भी काफ़ी ज़्यादा अलूम और फ़नून जो हैं उनको तरक्की दी गई थी, और जो है वो मुसलमानों ने जो है वो और बहुत सी फील्ड्स एक्सप्लोर करना शुरू कर दी थी। और बहुत सारे जो है वो आप कह लें कि रिफॉर्म्स इस तरह के कि जो स्टेट एजेंसी को चलाने के लिए, स्टेट को चलाने के लिए बहुत तरह के रिफॉर्म्स जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल पर बेस करते थे, उनकी बुनियाद रखी गई। लेकिन इसमें जो है वो सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, जो ये पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी कहलाता है, जिसके बाद अनारकी आई। क्योंकि देखें, ऐसा तो नहीं होता कि हम कहें कि 1687 में जो है वो स्टेबल था और 1688 में जो है वो अनारकी हो गई। होने को हो सकता है, लेकिन बात कहने की ये है कि हमेशा जो है वो एक पहले पीछे पूरा ग्राउंड तैयार होता है। जो भी डाउनफॉल आते हैं उनके लिए पहले पीछे पूरा ग्राउंड तैयार होता है। तो यही जब इतनी एक्सपैंड कर गई, तो जाहिर सी बात है ज़ायनिस्ट को या इल्यूमिनाटी को या हिज़्बुल शैतान को शदीद फ़िक्र लाहक हुई कि कहाँ तो हम यूरोप पे रूल कर रहे थे और हम जो है वो ले चुके हुए थे मुल्क शाम वल फारिस। यरूशलेम की किंगडम बन चुकी थी, ट्राइपोली की थी, और वो एनाटोश की थी, और फिर उससे ऊपर किसकी थी, एडिसा की थी। तो ये सारे हमारे इलाके थे, और कहाँ ये कि अब हम जो है वो इलाके तो हाथ से गए सो गए, और अब ये कि यूरोप भी हमारे हाथ से जा रहा है। तो जाहिर सी और एक ये कि किसी सूरत भी जो है वो हिजबुल शैतान वो यरूशलेम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। तो इसीलिए यही इसी दौर से जो है वो उन्होंने इस तरह की आप कह लें कि वही बातें की साजिशें शुरू कर दी थी, जिनके असरात फिर आगे जाकर तीसरे और चौथे दौर में ज़ाहिर होना शुरू हुए। तो बहरहाल इस गोल्डन पीरियड में जो है वो फतूहात का सिलसिला मज़ीद रुक गया, यानी और एक्सपेंशन तो नहीं हुई, बल्कि कुछ इलाके हाथों से भी गए, लेकिन उनको दोबारा भी फ़तह कर लिया गया। यानी इस तरह से जो है वो थोड़ा-सा अप एंड डाउन रहा। लेकिन ओवरऑल जो है वो सल्तनत उस्मानिया या खिलाफत उस्मानिया सॉरी वो फ्लरिश करती रही। फिर ये हुआ कि इसमें जो है वो अच्छा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, वो ये है कि औरतों की जो इन्वॉल्वमेंट थी। गवर्नमेंट में औरतों की जो इन्वॉल्वमेंट थी, वो इस एरा में शुरू हुई, वो इस दूसरे दौर में शुरू हुई। यानी औरतों की इन्वॉल्वमेंट इस तरह से कि बाकायदा उनके ओहदे बना दिए गए। यानी तख्त दे दिया गया कि सुल्तान की जो मदर हैं और जो उनकी वाइव्स हैं, उनको जो है वो तख्त दिए गए कि ये उनको बाकायदा ओहदे दिए गए कि ये जो है वो मुल्क के आप कह लें जैसे कोई फलाही उमूर हैं, उनको देखेंगी। तो इसी तरह जब मुख्तलिफ महकमे बना दिए गए, तो उनमें से काफ़ी कुछ महकमे जो थे वो औरतों के अंडर कर दिए गए। औरतें भी और ख़ारजा सरा भी। तो ये वो दौर था कि होना तो ये चाहिए था कि अगर ऐसा हो ही गया कि औरतों के ज़ेरे इंतज़ाम फलाही उमूर दे दिए गए, और एंड व्हाइल दे वर बिज़ी बिल्डिंग डिफरेंट ट्रस्ट्स एंड हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स, तो होना ये चाहिए था कि जो सलातीन थे, वो ज़्यादा दिल जमई के साथ जो है वो जहादी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करते। लेकिन होना ये शुरू हुआ कि उनके अंदर ऐश परस्ती, काहिली और आराम परस्ती आती गई, और यही वो दौर था जिसमें जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता फिर इन सलातीन के महलों में जो है वो शराब भी आना शुरू हुई। तो वही बात है कि जैसे ही एक मर्दे मोमिन जो है उसका फ़ोकस दीन से हट जाता है, तो बस फिर डिक्लाइन शुरू हो जाता है। लेकिन बहरहाल उस डिक्लाइन को एग्ज़िबिट होते-होते जो है वो कुछ सदियाँ लग जाती हैं। लेकिन इस थ्रू ओवरऑल जो है वो इस पीरियड के अंदर बहरहाल स्टेबल रहा, लेकिन इस तरह की खराबियाँ आनी शुरू हो गई थी। फिर उसमें ये था कि काफ़ी कुछ जो है वो, जैसे आप कहते हैं कि औरतों की पॉलिटिक्स, तो बहुत सी पॉलिसीज़ जो हैं वो औरतों की पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनना शुरू हो गई थी, जो एक फर्दर डिक्लाइन का कॉज़ बना। जिसकी वजह से अब ये हुआ कि जब हुकूमत सेंटर से कमज़ोर होना शुरू होती है, तो ऑफ कोर्स जितने भी पेरिफेरल इलाके होते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पर बगावत शुरू हो जाती है। तो इसी तरह चूँकि सल्तनत फैली बहुत हुई थी, तो अब जो यूरोप के जो फार रीच एरियाज़ थे, फिर कुछ जो अफ्रीका के और ख़ास तौर पे जो रशिया वाली साइड थी, उधर कुछ बगावतें होना शुरू हो गईं, और मुसलमानों के हाथ से इलाके जाने शुरू हो गए। इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो 3 सलातीन हैं, जो ये 20, 21, 22 नंबर पे आपके सामने आ रहे हैं, इनका दौर जो है ये तीनों जो है वो बस 1 डेढ़ 2-2 साल की हुकूमत करके गए, और इनका दौर बहुत ही अनारकी का दौर रहा। उसके बाद जब हम तीसरा दौर देखते हैं, तो इसमें जो है वो अब हुकूमत जो है वो ग्रेजुअली अंदर से कमज़ोर होती गई, ठीक है? तो अब कमज़ोर जब हुई है, तो ये मैंने आपको बताया था, तीसरा दौर वही दौर है जिसमें यूरोप में रेनेसांस आ चुका है।
अब जो है जो सलातीन आ रहे हैं, उनके पेशे नज़र अब दीन या मज़हब जो है वो प्रायोरिटी नहीं है। अब उनके अपने ज़ाती मुफ़ादात आ गए। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो तीसरा दौर है, इसमें जो है सल्तनत उस्मानिया, अब ये इसकी बेस जो है वो रिलीजियस नहीं रही। इसकी बेस जो है वो अब पॉलिटिकल हो गई है। ठीक है? यानी अगर हम यहाँ पर असबाबे ज़वाल डिस्कस करते हैं, तो चलें इसको ऐसा करते हैं कि लिख लेते हैं साथ-साथ ना, ये पहला कौन-सा सबब था? तो नंबर 1 है औरतें और आराम परस्ती, ऐशो-इशरत, और अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि मज़हब से दूरी, यानी दीन, वैसे तो ख़ैर इसको लिखना चाहिए। ठीक है जी, तो ये है कि जब फ़ोकस जो है वो मज़हब से हट गया, तो रिनाइसेंस के दौर में ये होना शुरू हुआ कि अब जो है वो, क्योंकि इससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था खिलाफत उस्मानिया में कि हम यानी मुस्लिम जो रियासत है, इस्लामी जो रियासत है, ये किसी भी नॉन मुस्लिम रियासत के साथ किसी भी मुआहिदे में दाखिल हो सकती है। देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, अगर एक रियासत का जो उसका जो दस्तूर है, ठीक है? जैसे हम कहते हैं ना, पाकिस्तान का दस्तूर आला, आपको आपने मैंने हम सब ने जब माशरती उलूम पढ़ी थी, तो हमने 1971 का आइन पढ़ा था, जिसका जिसका कहा जाता है कि पाकिस्तान का दस्तूर आला जो है वो अल्लाह की ज़ात है। और इक़्तिदार आला जो है वो अल्लाह के बताए हुए, और जो कुरान में और जो सुन्नह के रूल हैं वो डिफ़ाइन करेंगे। तो इस तरह एक ऐसी जो स्टेट होती है, वो किसी नॉन मुस्लिम स्टेट के साथ ट्रीटी में एंटर नहीं हो सकती, क्योंकि डेफ़िनिटली ट्रीटी में एंटर होने का मतलब ये होगा कि वो अपने इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करे। तो ये जो तीसरा दौर था, इसमें ये समहाउ जो सलातीन आए हैं, उनकी इस तरह से, यानी या तो उनकी अपनी अपनी ब्रेन वॉशिंग ऐसे की गई, या फिर ये कि डिफरेंट ज़ायनिस्ट्स को लॉन्च करके उनके वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत में, ठीक है? जिसमें जो है वो हमने मोहम्मद रशीद पाशा, और जो है वो इसी तरह से ये कोई और भी मेहमद पाशा, इस तरह से ये जो थे, ये इनके वज़ीर-ए-आज़मों के तौर पे इस तरह के इंसान उनको इंट्रोड्यूस किया गया, जिनका ताल्लुक फ्री मेसनरी के साथ था। ठीक है? ये जो जो ज़ायनिस्ट के, आप कह लें कि राइट हैंडेड थे। तो उन्होंने जो है वो इनकी ब्रेन वॉशिंग इस तरह से की कि इंस्टेड कि वो ये सोचते कि हमारा जो ज़वाल आ रहा है, ये दीन से दीन को अपने फ़ोकस से हटाने की वजह से है। उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि चूँकि यूरोप में रिनाइसेंस आया है, यूरोप में मज़हब ख़त्म होकर सेकुलरिज़्म आ चुका है, जब भी वो इतना तरक्की के रास्तों पर गामज़न है, तो ये जो गिरती हुई हमारी एम्पायर है, सल्तनत उस्मानिया है, इसके लिए भी जो है वो हमें जो है वो कोई ना कोई सेकुलर सिस्टम होना चाहिए। यानी अब हमें भी तरक्की करनी चाहिए। अब हमें भी जो है वो वही, जैसे अब हम भी सोचते हैं ना, आज का मुसलमान भी सोचता है कि उन पुराने फ़रसूदा जो इस्लामी उसूल हैं, उनको तर्क करके अब हमें जो है वो रोशन ख़्याली को अपनाना चाहिए। अब जो है वो हमें जो है वो रवादारी के नाम पर बुराई को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अब नाउ दिस इज़ द ट्रेंड ऑफ द डे। तो यही बात है कि उस वक़्त भी जो वो सलातीन थे, कुछ खुद और कुछ जो है वो उनके वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इस तरह के लॉन्च किए गए कि काफ़ी ज़्यादा तहरीकें चलना शुरू हो गई कि इस पूरी सल्तनत उस्मानिया में भी जो है वो यूरोप की तर्ज की इस्लाहात नाफ़िज़ की जाएँ। जैसे यूरोप में मज़हब को उतार कर बिल्कुल साइड पर रख दिया है। ये किसी का एक ज़ाती मामला तो हो सकता है, लेकिन मज़हब को इजाज़त नहीं है कि वो रियासत के मामलात को डिसाइड करे। तो इसी तरह जो है वो सल्तनत उस्मानिया को भी चाहिए कि वो मज़हब को साइड पे करे, भले से वो अपने इलाके एक्सपैंड करती रहे, जितनी मर्ज़ी जंगें करे, लेकिन ये है कि सारे के सारे जो रियासती अमूर हैं, जो रियासत की मशीनरी है, जो रियासत के उसूल हैं, जो लॉज़ और लॉ ऑफ लैंड हैं, वो आप सेकुलरिज़्म को डिसाइड करने दें। तो ये जो सोच है, ये इस तीसरे दौर में जो है ये जब आना शुरू हुई, तो फिर ये देखा गया कि जो डिक्लाइन था, वो काफ़ी तेज़ होना शुरू हो गया। और इन ये जो मॉडर्न रिफॉर्म्स थे, इन्होंने क्योंकि सोचा तो ये गया कि जब ये मॉडर्न रिफॉर्म्स किए जाएँगे, तो शायद कुछ बेहतरी आए। लेकिन ये कि वो बेहतरी आने की बजाय जो है वो मज़ीद जो है ये सल्तनत, वो आगे मज़ीद गिरती गई। अच्छा, फिर उसमें ये था कि यही वो दौर था जिसमें ज़ायनिस्ट जो हैं, उन्होंने दोबारा से जो स्पाई सिस्टम था अपना, उसको इंट्रोड्यूस करवाया। क्योंकि ऑलरेडी ये सलातीन जो है, वो सब औरतों के रसिया बन चुके थे। शराब नोशी अब महलों में आम थी। वही जो इकबाल का शेर हमने लास्ट टाइम देखा था ना, तुझको बताऊँ मैं तकदीर उमम क्या है, शमशीर ओ सना अव्वल, ताऊस और रबाब आखिर।
तो ये जो है वो जितनी भी मुस्लिम आप कह लें हुकूमतें कायम हुई हैं, उनके ज़वाल के असबाब आप पढ़े ना, तो ये इकबाल का शेर जो है वो दरिया को कूजे में बंद कर देता है। शमशीरो सना अव्वल, उस्मान बेग शमशीरो सना लेकर उठे तो फिर कैसी फैली ये, और जो भी सलातीन उनके बाद है पहले दौर के, तो कितनी एक्सपेंशन हुई। और ताउस और रुबाब आखिर, अब हम तीसरे दौर में जहाँ पर महलों में जो है वो मजरे हो रहे हैं, शराब नोशी आम है, और सलातीन को इससे कोई फिक्र नहीं है कि सल्तनत के क्या मसाइल हैं, या ये कि कौन कौन से इलाके हाथों से जा रहे हैं, या ये कि जो रियासती अमूर हैं उसमें किस हद तक जो है वो हम दीन से डिविएट कर गए हैं। लेकिन ये कि बस अपनी ऐश ऐश परस्ती का उनको मालूम है, और ये कि ठीक है अभी तो हमारी बहुत बड़ी सल्तनत है, हम तो राज कर रहे हैं ना। तो ये जो मेंटेलिटी है ना, यही तकदीर उमम है, जिसे इकबाल ने जो है वो अपने शेर से शेर इकबाल ने अपने शेर में जो है वो दरिया को कूजे में बंद कर दिया। तो अब ये कि ये जो है वो जायनिस्ट का यहाँ पर हम देख लेते हैं। नंबर 4 फैक्टर जो है वो ये था कि दोबारा से स्पाइस सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया, और यही स्पाइस सिस्टम वही जैसे वो अपनी खवातीन को इस्तेमाल करते हैं, ताकि अगर अव्वल तो ये कि उस वक्त तक अगर सलातीन जो है वो मजीद मुहम मुहम तो वैसे भी वो अरेंज नहीं करते थे, लेकिन ये था कि अब जो एक मैथ लेवल पर माइंड प्रोग्रामिंग करनी है लोगों की, उसके लिए जो है वो एक स्पाई सिस्टम जो है वो अरेंज किया गया, ताकि देखा जाए कि जो सा सुल्तान आ रहा है उसमें अभी भी किस हद तक जो है वो दीन के जरासीम हैं, और अगर किसी में है तो किस तरह प्लॉट एंड प्लान करके उसको रास्ते से हटाना है। तो ये जो दौर था इसी में एक मिनट ठहरेगा, मैं आपको ऊपर थोड़ा सा चले जाते हैं, ठीक है। तो फिर यही वो दौर था जिसमें अच्छा एक और जो इसमें बात आई वो ये मैंने आपको पहले मैं बता चुकी हूँ, उसको हमने लिखा नहीं था, अलायंसेस। ठीक है, जब ये एक पॉलिटिकल स्टेट बन गई तो अलायंसेस इसने जो है वो नॉन मुस्लिम्स के साथ भी शुरू कर दिए, यानी सल्तनत उस्मानिया ने। ठीक है, अब वो खुद जो कमजोर हो गई थी, तो अब उसको ये कोई ना कोई सहारे बाहर से चाहिए थे। तो इस वजह से जो है ये एक अब पॉलिटिकल स्टेट बन चुकी थी तीसरे दौर में, और इसने नॉन मुस्लिम जो आसपास थे उनके साथ अलायंसेस बनाए। उसमें जाहिर सी बात है जब दीन से फोकस हटा, तो अब ये है कि अब हम जो है वो इस बेस पर तो किसी को अपना इत्तेहादी बनाएंगे नहीं कि वो दीन इस्लाम के नफाज में कितना इंटरेस्टेड है या वो दीन के साथ कितना मुखलिस है। अब हम जो है वो अपने मुफाद की बिना पर अलायंस बनाएंगे, तो जो भी उस वक्त की सुपर पावर होगी हम उसके साथ अलायंस बनाएंगे। ठीक है, तो उस वक्त जो जाहिर सी बात है यूरोप सुपर पावर था, तो फ्रांस में जो है वो खास तौर पे फ्रांस के साथ जो है वो पॉलिटिकल अलायंस जो है वो बना इसका सल्तनत उस्मानिया का। लेकिन ये था कि फ्रांस का जब पॉप जो है वो मर गया, तो वहां पर भी जो है वो ये अब जो सेकुलरिस्टिक चेंजेस आई, तो वो जो नया उनका किंग आया उस किंग ने फ्रांस को भी फैलाना शुरू किया। तो अब देखिए ये सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि यूरोप में भी आपस में भी, यानी यूरोप के मुख्तलिफ मुल्क, जब ये रिनाइसेंस बर्पा हो चुका और आपस में यानी पापायत खत्म हो गई, आप ये कह लीजिए वहां पर, ठीक है, तो पापायत जब खत्म हुई है तो वहां पर भी जो मुख्तलिफ मुल्क हैं वो एक दूसरे के ऊपर मुहमजोई कर रहे हैं, कि कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि हम अपनी टेरिटरी को बढ़ा लें, ठीक है, हम साथ वाले मुल्क को भी अपनी बाउंड्री में शामिल कर लें। तो इसी तरह जो है वो जब यहाँ पर भी खिलाफत खत्म हुई है, यानी जब मुसलमानों की इकट्ठी हुकूमत खत्म हुई है, तो फिर क्या हुआ, यही कुछ ही हुआ। यही डिवाइड एंड रूल जो है वो हिजबुल शैतान ने प्लान किया हुआ है। और जब हम बात करते हैं कि यूरोप में एक मुल्क एक दूसरे के ऊपर जोई कर रहे हैं, तो हमें इससे कोई हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिजबुल शैतान किसी की भी मुखलिस नहीं है, किसी की भी सगी नहीं है। उसके उसके मुफाद में है कि दुनिया के ममालिक और लोग और कबीले और अकवाम जो हैं ये आपस में लड़ती रहें, चाहे वो नॉन मुस्लिम है चाहे वो मुस्लिम है। तो लिहाजा ये जो सारा स्टेज एक सेट हो रहा है ना, जो मैं आपको असल में लेकर जा रही हूँ वर्ल्ड वॉर 1 के स्टेज तक, तो इसमें जो है वो जहां जैसे जैसे सल्तनत उस्मानिया में डाउनफॉल आ रहा है, वैसे वैसे ही यूरोप में भी चेंजेस आ रही हैं। तो वो जो सेलियंट चेंजेस हैं उनको मैं साथ साथ आपके लिए रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बहरहाल पॉलिटिकल अलायंस फ्रांस के साथ बना, लेकिन जब फ्रांस का नया बादशाह आया तो उसने सल्तनत उस्मानिया पर भी हमला किया, और नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो आपने सुना होगा। तो ये वही दौर है जब नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसने आकर सल्तनत उस्मानिया पर चढ़ाई की, और अब फ्रांसीसियों के खिलाफ जो है वो यूके ने मुसलमानों की यहाँ पर हेल्प की। ठीक है, नॉट बिकॉज के यूके को मुसलमानों का बहुत डर था या उनको उसको दीन इस्लाम से बहुत हमदर्दी थी, क्योंकि उसके अपने मुफाद वाबस्ता थे। जाहिर सी बात है जो भी सल्तनत उस्मानिया के टूटने में हेल्पफुल, जो भी यानी उसमें एक क्रिटिकल रोल अदा करेगा, तो वो ये पूरी जो सल्तनत है इसके फिर मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो
उसी के कब्जे में आ जाएंगे ना। तो इसी तरह जो है वो जब नेपोलियन बोनापार्ट ने हमला किया तो फिर जो है वो यूके ने फ्रांस के अगेंस्ट यहाँ पर मुसलमानों सल्तनत उस्मानिया की मदद की और नेपोलियन बोनापार्ट को फिर शिकस्त हुई। बहरहाल आगे चलते हैं तो ये जो मुख्तलिफ एजेंडाज जहाँ पर ज़ायनिस्ट ने लॉन्च किए थे उसमें जो एक बहुत रिमार्केबल बात है ना, वो है जो यही डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी। क्योंकि इवन अप अंटिल नाउ, यानी कि हम बात कर रहे हैं तकरीबन कोई ये 1700 के अराउंड, ठीक है, ये देख लेते हैं 17 to 1800 के अराउंड की हम बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 1750 से लेकर या 1750 से आगे जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस फिर आने शुरू हुई थी। अब यही वो एरा है जबकि अब्दुल वहाब को लॉन्च किया गया। अब डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी उसको एक प्रॉपर फितने की शक्ल में लॉन्च किया गया, क्योंकि हमें ये मालूम है कि हजाज में भी जो है वो उस वक्त तुर्क हुकूमत थी, जाहिर सी बात है सल्तनत उस्मानिया थी। तो उस वक्त जो हिजाज में जो कबीला था ना, जो उसका सरदार था वो था मोहम्मद बिन सऊद, जिन्हें आज हम आले सऊद भी कहते हैं। तो मोहम्मद बिन सऊद और अब्दुल वहाब नजदी, इनका पूरा नाम है अब्दुल वहाब नजदी। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मेरे पास जहाँ पर एक हदीस है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये सही मुस्लिम की हदीस है, इसका नंबर भी है अगर आप लोग इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो, कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो ये दुआ फरमा रहे थे कि अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि हमारे मुल्क शाम और मुल्क यमन में बरकत अता फरमा। ठीक है, शाम उस वक्त क्या होता था मैंने आपको बताया, सिर्फ सीरिया नहीं था, शाम वल फारिस हुआ करता था, ठीक है, जिसमें सीरिया, इराक और पैलेस्टाइन आता है। तो ये जो है उसके लिए, और यमन आता है, ठीक है, यमन जो है जिसमें आज यमन में जो हालात हैं अगर वो हमारे इल्म में नहीं है तो हमें अपनी जहालत पर बैठ के खूब आंसू बहाने चाहिए अगर हमें नहीं मालूम कि यमन में आज क्या आफत आई हुई है। तो नबी करे, और ये ही वो दो इलाके हैं जहां पर आज आप देख लें कि मुसलमान जो है वो उनके साथ क्या हो रहा है। अगर हमें नहीं मालूम कि यहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है तो हमें इन्ना लिल्लाह पढ़नी चाहिए अपने हाल के ऊपर, कि वो इलाके हैं जिनके बारे में हमारे आका ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ फरमाई थी कि यहाँ पर बरकत दें। और जब सहाबा कराम ने अर्ज की कि हमारे नजद में भी, अच्छा यहाँ पर एक बात नोटिस कर लीजिए, आज आपको जो सऊदी अरब नजर आता है ये पूरा सऊदी अरब उस वक्त ऐसा नहीं था जैसे हम पूरे सऊदी अरब को बहुत मुतबर्रक ख्याल करते हैं ना, ये हिजाज का इलाका था। तो हिजाज में जो है वो क्या क्या आता था, मदीना, मक्का और उनके साथ का थोड़ा सा एडजेसेंट इलाका। लेकिन जो नजद है ना ये हिजाज के मशरिक की तरफ है, ईस्ट की तरफ है। ये जो आज का रियाद है, रियाद का जो शहर है सऊदिया का, वो नजद है। और यहाँ के बारे में जब सहाबा कराम ने आपसे दुआ करने की दरख्वास्त की तो ये आप आखिरी लाइन देखिए इस हदीस की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा गुमान नहीं, सॉरी, आपने फरमाया कि वहां जलजले और फितने रूनुमा होंगे, नीज वहां से शैतान का सींग निकलेगा। तो आप ये देख लीजिए कि, और ये जब हम इमीडिएट पीरियड देखते हैं जब ये बनु उमैया की हुकूमत आती है और ये सारे इस तरह के और भी फितने जो आ रहे थे, जिन्होंने पहले मुसलमानों की खिलाफत राशिदा के अंदर, जब यानी जो हमारे पहले खुलफाए राशिदीन हैं चार, उनकी खिलाफत में हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद जो फितने आए हैं वो भी इसी इलाकों से उठे हैं। और ये जब अब एक खिलाफत उस्मानिया कायम हो ही गई थी जिसमें मुसलमान जो है वो कोई 400 साल तक इकट्ठे हो ही गए थे, तो वहां पर जो है ये एक फितना लॉन्च किया गया, ये अब्दुल वहाब नजदी के थ्रू। तो अब्दुल वहाब नजदी जो है, ये कहा यह जाता है कि ये बेसिकली जो अरब के आप कह रहे हैं कि लुटेरे, ठीक है, जो क्योंकि अरब में ये काफी होता है ना कि जो काफिले होते हैं उनको लूट कर जो है वो अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त किया जाता है, यानी राहजनी वहां पर बाकायदा प्रैक्टिस की जाती है एज अ फॉर्म ऑफ प्रोफेशन या मीन्स ऑफ अर्निंग। तो वहां पर जो है ये अब्दुल वहाब नजदी जो है वो इसी तरह कोई लुटेरों का के ग्रोह का जो है वो सरदार था, उनका वो लीडर था। तो इसके पास यानी काफी पावर थी वहां लोकली। और जो उस वक्त मोहम्मद बिन सऊद जो कि ट्राइब था उस वक्त सऊदिया का, उसका सरदार था। तो जायनिस्ट ने जो है वो इनको बेसिकली यूज किया, इन दोनों को, क्योंकि इनकी थोड़ी सी वहां पर एक स्टैंडिंग थी, इनकी वहां पर रेपुटेशन थी, तो इनको यूज किया इस फितने को
और फितना उसमें क्रिएट कैसे किया गया, क्योंकि एक और जो रीज़न थी, जब ये सल्तनत उस्मानिया फैली है और इस्लाम अरब से निकला है, तो ऑफ कोर्स जो इस्लाम की ओरिजिनल शक्ल थी वो बहुत हद तक बदल गई थी। और ये जब हम दूसरा दौर देखते हैं ना सल्तनत उस्मानिया का, जिसमें मैंने आपको कहा था ये गोल्डन पीरियड था और स्टेबिलिटी का पीरियड था, इसमें बहुत हद तक ना सूफीज़्म आ गया था। फिर इस्लाम जो है जब बरे-सगीर गया था, बरे-सगीर में भी हिंदू हिंदू और बुद्ध मत जो है, इनमें सूफीज़्म जो है वो, यानी सूफी प्रैक्टिसेस जो हैं, वो इनका पार्ट रही हैं, जो बाद में मुसलमानों ने भी फिर ऑप्ट की। तो अब हुआ ये कि इस सूफीज़्म की वजह से जो है वो बहुत कुछ बिदआत आ चुकी थी इस्लाम में, इसमें कोई शक नहीं है। इस हकीकत में कोई शक नहीं है। ठीक है? देखिए, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कभी ये जो दज्जालियत है ना, ये हमेशा हमारे वीक पॉइंट्स को ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल करती है। अगर हमने दीन को उसकी सही हालत में प्रिजर्व रखा होता और प्रैक्टिस किया होता, तो ये फितने जो हैं इनको इंस्टॉल करना इतना आसान नहीं था। लेकिन चूंकि जहां पर जैसे हम देखते हैं कि हमारे मुल्कों में, हम आगे भी देखेंगे जितने भी दजालियत के फितने हैं, फेमिनिज्म क्यों आया है? क्योंकि एक ऐसा अजीबो-गरीब किस्म का दीन जो है वो बरे-सगीर के अंदर इस्लाम के नाम पर नाफ़िज़ है, जिसमें औरत को जो है वो कोई तीसरे, चौथे या शायद 10वें दर्जे का शहरी बना दिया गया है। अगर किसी के हकूक हैं तो सिर्फ़ शौहर के हैं या माँ-बाप के हैं। ना औलाद चूँ कर सकती है, ना जो बीवी है वो वो इंसान मानी जा सकती है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आप इस्लाम का नाम लेकर इस तरह का दीन इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसके रिएक्शन के तौर पे जो दजालियत आएगी, यानी एक दजालियत तो दीन का नाम लेकर इम्प्लीमेंट हुई हुई है। अब एक दजालियत जो उसके रिएक्शन में आएगी, वो क्या होगी? वो कहेगी कि बिल्कुल अब हम आज़ाद हो गए हैं, अब हम चारदीवारी से भी आज़ाद हैं, अब हम कपड़ों से भी आज़ाद हैं, अब हम किसी भी किस्म की बंदिश से भी आज़ाद हैं, हम बाप के कहने-कार से भी आज़ाद हैं, शौहर के भी, भाई के भी, बेटे के भी। तो ये जो रिएक्शंस आती हैं, ये दज्जालियत इन वीक पॉइंट्स का फ़ायदा उठाती है, जो प्रॉब्लम्स हमारे अंदर पहले सीप कर चुके होते हैं। तो चूँकि सूफ़ीज़्म के ऊपर मुश्तमिल बहुत ख़राब किस्म की प्रैक्टिसेज़ जो हैं वो हो गई थी, बिदआत आ गई थी, तो इसी को वीक पॉइंट बनाकर अब्दुल वहाब को लॉन्च किया गया, जिन्होंने ये मोहम्मद बिन सऊद ने इनको फंड किया बेसिकली, क्योंकि मोहम्मद बिन सऊद जो है वो लीडर थे उस वक़्त, सॉरी सरदार थे। इन्होंने फंडिंग की और ये बाकायदा जो है वो एक फ़ितना इस तरह से क्रिएट किया गया कि हम ये जो सरज़मीन अरब है, इसे हम बिदअत से पाक करना चाहते हैं और यहाँ पर जो है वो हम इस्लाम को प्योर करना चाहते हैं। और ये कि एक और भी, यानी यहाँ पर जो है वो एक नेशनलिज़्म की भी बुनियाद रखी गई कि हम पर जो रूल कर रहे हैं ये तो तुर्की हैं, ये तो गैर अरबी हैं, ये तो अजमी हैं। इन्हें क्या मालूम कि इस्लाम क्या है, इन्हें क्या मालूम कि अरबिक क्या है, तो लिहाज़ा इनका हक़ नहीं बनता। एनीवेज़, ये जो फ़ितना है ये तकरीबन कोई 1747 से लेकर और 1757 तक जो है वो इन्होंने इस फ़ितने ने सर उठाना शुरू किया। और लेकिन फिर ये कुछ जो है वो कुछ ऐसा हुआ कि अगले 30 साल तक जो है ये खुद ही थोड़ा-सा डोरमेंट हो गया। यानी खुद ही जो है ये थोड़ा-सा आप कह लें पस मंज़र में चले गए। दोबारा जो है वो 1787 में जो है वो दोबारा इसकी जो ये जो सऊदी वहाबी मूवमेंट का इसको नाम दिया गया। ठीक है? यहाँ पर लिख देती हूँ मैं आपके लिए। सऊदी वहाबी मूवमेंट जो है ये दोबारा से फिर 1787 में जो है ये ऑर्गेनाइज़ होना शुरू हुई। इस मूवमेंट ने जो है वो उस वक़्त जो अब्दुल वहाब की सरकर्दगी में कोई तकरीब की गई, जिसमें जो मोहम्मद बिन सऊद का बेटा जो था, अब वो लीड कर रहा था, क्योंकि मोहम्मद बिन सऊद का खुद इंतकाल हो चुका था। तो उनका जो बेटा था वो अब लीड कर रहा था इस मूवमेंट को। और बाकायदा एक तकरीब से जो है वो इसका रिवाइवल किया गया। और 1788 में जो है वो इन्होंने अपना बाकायदा एक आपके ये कि अपना जो एजेंडा था उसको जो है वो उसको प्रीच करना शुरू किया, यानी उसको जो है वो अरब के बाकी के हिस्सों में भी उसको फैलाना शुरू किया, ताकि राय आमा हमवार की जा सके। तो उसमें यही था कि कि जी हमारा मकसद ये है कि हम इस्लाम में जो मौजूद बेदात हैं हम उनको ख़त्म करना चाहते हैं, हम इस दीन को प्यूरीफाई करना चाहते हैं, हम इसको उसी हालत में वापस लेके जाना चाहते हैं जिसमें ये पहले कभी हुआ करता था, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को रेफ़र किया जाता था। तो इसलिए जो है वो हमें इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो तुर्क हम पे हुकूमत करते हैं, जिन्होंने ये बिदात वाला इस्लाम इजाद किया हुआ है और इसको नाफ़िज़ किया हुआ है, इनकी हुकूमत का ख़ात्मा किया जाए। तो बहरहाल इसमें ये काफ़ी हद तक जो है वो अरब जो हिजाज़ का इलाका है, वहाँ पर लोगों की राय आमा हमवार करने में कामयाबी हासिल करते हैं। 1792 में अब्दुल वहाब का इंतकाल हो जाता है। और इसी से जो पहले है वो ये जाकर मिस्र का जो है वो कुछ इलाका भी फ़तह कर लेते हैं।
लेकिन फिर ये है कि ऑटोमैन एम्पायर से जो है वो उनका कोई वली है, वो मोहम्मद अली, वो भेजा जाता है जो आकर इनसे मदीना वापस ले लेता है। और फिर इस कबीले को, यानी इस आले सऊद को जो आज सऊदी अरब का हुक्मरान है, इस कबीले को जिलावतन कर दिया जाता है 1902 तक। इनको एक्साइल में भेज दिया जाता है आले सऊद को। फिर जो है जब ये एक्साइल में चले गए, अब दोबारा से ये मसला आ गया कि वो प्रॉब्लम फिर वहीं का वहीं है, सल्तनत उस्मानिया को तोड़ना है, खिलाफत उस्मानिया को तोड़ना है। क्योंकि एक्चुअली हो ये रहा था कि इनके जो सलातीन आए हैं, जो चाहे बहुत वीक भी थे, जो जैसे भी थे, लेकिन उन्होंने जो यरूशलेम का इलाका था, समहाउ वो देने से यहूदियों को इनकार किया हमेशा। और ये जो आखिरी जो सेकंड लास्ट है, सुल्तान अब्दुल हमीद खान, जिनको मैंने ब्लैक से भी अंडरलाइन किया है, इन्हें तो बाकायदा सेमो ज़र में तोला गया, बाकायदा सेमो ज़र में तोला गया कि आप हमें जो है वो यरूशलेम में सेटलमेंट की इजाज़त दें, या आप फ़लस्तीन में हमें सेटलमेंट की इजाज़त दें, या आप उसका कुछ इलाका हमारे हवाले कर दें, या आप टेम्पल माउंट हमारे हमारे हवाले कर दें। यानी मुख्तलिफ किस्म की उनको टेम्पटेशन देकर जो है वो उनसे मुख्तलिफ जो है वो ट्रीटीज़ करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इसके बारे में इनकार कर दिया। तो वो जो है वो इसलिए जो है वो इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि अब हम कुछ और ट्रिक्स प्ले करें, और ग्रेजुअली जो है वो सल्तनत उस्मानिया को इस नहज पर ले आया जाए कि अब कुछ खास हमला करे किए बगैर ही इसे फतह कर लिया जाए। तो इसलिए जो सारे फैक्टर मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनको जो है वो इनको इस्तेमाल किया गया। अच्छा, फिर यहाँ पर आप एक नेशनलिज्म को भी लिख लें, 7 नंबर पे नेशनलिज्म को। अब जो है वो 1902, देखिए जो पहली जंग अजीम है ना, ये शुरू होते हो रही है 1914 से 1918 तक रही है। तो अभी 1902 का वो जमाना है जिसमें जो है वो सऊदी वहाबी मूवमेंट जो है, अब इसके अंदर नेशनलिज्म इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। ठीक है, अब ये जब सॉरी, इसे थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो नेशनलिज्म और सेकुलरिज्म पर मबनी जो तहरीकें थी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। और 1913 में ऐसा हुआ, 1913 में ऐसा हुआ कि डिसेंट्रलाइजेशन कमेटी बन गई। डिसेंट्रलाइजेशन कमेटी नेशनलिज्म का जो क्योंकि और इसमें जो है वो एक और भी किरदार का नाम आता है जिसने इस पूरे अरसे में यहाँ पर बड़ा रोल अदा किया, और आपने उसकी शायद मूवी आप में से किसी ने देखी भी हो, या शायद आप सबने देखी हो, लॉरेंस ऑफ अरेबिया। ठीक है जी, ये जो लॉरेंस ऑफ अरेबिया है, ये ब्रिटिश आर्मी का जर्नल था। ये ब्रिटिश आर्मी ने इसको खास तौर पर, यानी कि ज़ायनिस्ट ने इसको खास तौर पर लॉन्च किया था कि चीज़ें जो है ना वो वर्कआउट नहीं कर रही। ठीक है, 1902 तक जो है वो सऊदी वहाबी मूवमेंट भी चलाई गई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मसला ये हुआ कि 1902 में जो है वो उनको तो एक्साइल कर दिया ऑटोमैन एम्पायर ने दोबारा से। तो अब क्या किया जाए? तो अभी ये 1902 से के कुछ पीछे से ही जो है ना, वो इस किस्म की तहरीकें तो लॉन्च कर दी गई थी जो नेशनलिज्म और सेकुलरिज्म के ऊपर बेस करती थी, लेकिन उनको कुछ बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिल सकी थी। तो फिर ये है कि ये इस 1902 से लेके आप कह लें 1913 के दरमियान जो है, ये फिर लॉरेंस ऑफ अरेबिया को लॉन्च किया गया यहाँ पर हिजाज की सरजमीन पर, कि वो नेशनलिज्म को जो है वो बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से जो इंट्रोड्यूस करवाए। जैसे इकबाल ने कहा है ना, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। ये जो आज हमें सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत होती है, और हमारी बला से बांग्लादेश में बैठा मुसलमान भाड़ में जाए और चाइना में बैठा मुसलमान भी भाड़ में जाए, और वो हमें भाड़ में क्या जाए, हमें तो ये पता भी नहीं वो किधर जा रहा है। ये जो आज हमें ये मालूम भी नहीं है कि हमारे जो जो वो उम्मत विच वॉज सपोज टू बिहेव लाइक वन सिंगल बॉडी, उसको तो ये पता ही नहीं है कि मेरा पैर किधर है और मेरा सर किधर है और मेरे हाथ किधर है।
ये सारा जो नेशनलिज्म है ना, यही जो वर्ल्ड वॉर के का जो एरा है ना सारा, आप ये कह लें कि यही जो 1900 से लेकर और 1920 तक का ये सारा जो एरा है, ये नेशनलिज्म सारा इस एरा के अंदर जो है ना वो डेवलप किया गया है दुनिया में। तो ये नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने आकर जो है वो फिर बड़ी कोई जबरदस्त किस्म की, इफेक्टिव किस्म की जो है वो नेशनलिज्म के ऊपर बेस तहरीक चलाई कि ये अजमी कौन होते हैं हम पर रूल करने वाले। लेकिन आप उससे पहले उसके पीछे अब्दुल वहाब और आले सऊद की कोशिशें जो हैं उनको भी क्रेडिट दीजिए, काफी हद तक वो माइंड मेकअप कर चुके थे। उन्होंने पहले इस चीज पर, यानी उन्होंने जो है वो मजहबी जज्बातियत को उन्होंने पहले लॉन्च किया तुर्कों के खिलाफ, कि ये वो मजहब प्रैक्टिस कर रहे हैं जो सूफीज्म पर बेस करता है, जो बिदात पर बेस करता है। इन्होंने पोल्यूट कर दिया हमारे रिलीजन को, इन्होंने उसका नक्शा बदल दिया और इन्होंने उसके अंदर बिदात इजाद की हैं। और अब जो है वो उसी को मजीद जो है वो उसी के अंदर और जो है वो लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने आकर अपना रोल प्ले किया कि चूंकि ये तुर्क हैं और चूंकि ये तो अजमी हैं और ये तो अरब से बहुत दूर हैं, इनका कोई हक भी नहीं बनता कि ये यहाँ पर रूल करें। और ये प्लस ये कि ये तो ऐसा इस्लाम भी नहीं यहाँ पर नाफिज कर रहे जो कि नबी का इस्लाम था, तो इसलिए जो है वो बहुत ज़रूरी है कि अरब पर जो है वो सिर्फ अरब की हुकूमत होनी चाहिए। तो ये इस तरह से जो है वो नेशनलिज्म का ये जो फितना था ना, उसकी वजह से ये जो 1913 में डिसेंट्रलाइजेशन कमेटी बनी है, तो पहली दफा खिलाफत उस्मानिया के अंदर डिवीजन हो गई, और जो अरब खिलाफत थी और जो टर्किश खिलाफत थी, इन दो में जो है वो तकसीम हो गई है खिलाफत। ये थी वो पहली सबसे बड़ी कामयाबी जो हिजबुल शैतान को यहाँ पर हासिल हुई। क्योंकि सबसे बड़ा मसला ही ये आता था कि जब तक यहाँ पर एक हुक्मरान है और वो तुर्क है, और वो राजी नहीं हो रहा, ना खिलाफत को एबॉलिश करता है ना वो हमारे हवाले यरूशलेम को करता है, तो अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लिहाजा जो है वो उसके मुकाबले में तुर्क से जो है वो आले सऊद के जो है वो सरदार को लॉन्च किया गया अब्दुल वहाब के जरिए और लेटर ऑन लॉरेंस ऑफ अरेबिया के जरिए, और वहां पर जो है वो फिर आले सऊद के खानदान की हुकूमत कायम कर दी गई। इस तरह से जो है ये खिलाफत जो है वो दो में बट गई, और इसके अंदर सबसे जो मैंने आपको बताया लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी जो है ये ब्रिटिश आर्मी का था, सबसे जो की रोल है, द पिविटल रोल जो है वो बरतानिया ने ही अदा किया था। तो अब आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये उस वक्त ये बरतानिया जो है सबसे पहले इसने प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को अपना स्टेट रिलीजन क्लेम किया था। ठीक है, उससे इसको रिलेट करें अब आप। तो जैसे ही यानी वहां पर प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी में इनके सरकर्दा नुमाइंदे सारे गए हैं, तो किस तरह उन्होंने, अब देखें आपके दुनिया की ज्योग्राफी के अंदर अपनी साजिशें जो है वो हर मुख्तलिफ खित्तों में करके हालात साजगार किए। तो चूंकि खिलाफत उस्मानिया सबसे बड़ा थ्रेट थी, तो उसको इस तरह करके जो है वो इन्होंने काबू किया। जब ये दो में हो गई तो ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गई, ऑलरेडी बहुत कमजोर थी। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो तीसरा दौर था, ये दौर वैसे भी वो था जिसमें सलातीन आए जो सेकुलरिज्म से मुतासिर थे। बहरहाल लेकिन कुछ सलातीन ऐसे भी थे जो, जैसे कि यहाँ पर ये सुल्तान अब्दुल मजीद खान हैं, तो इनको जो है ये सबसे कम उम्र सुल्तान थे, और इनको भी जो है वो बहुत दबाव डाला गया कि आप यूरोप की तर्ज की रिफॉर्म्स जो हैं वो अब अपनी सल्तनत उस्मानिया में आप अप्लाई करें। लेकिन इन्होंने इनकार किया, तो फिर इनको जो है वो कत्ल करवा दिया गया, और ये भी पाशा ही फैमिली का कोई बंदा था जिसने इनको कत्ल किया था। तो उसके बाद जो है वो एक आखिरी कोशिश सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के ज़माने में हुई। उन्होंने जो भी बचा कुचा जो बची कुची सल्तनत उस्मानिया रह गई थी, उसके उसके बारे में एक पैन इस्लामाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया, यानी इस्लामी भाईचारे का। अब ये एक बड़ा जो है वो अलार्मिंग दोबारा से, यानी काफी हद तक जो है वो हिजबुल शैतान अब कामयाब थी। अब तो ये फॉल डाउन होने वाला था इस सल्तनत उस्मानिया का, के दरमियान में सुल्तान अब्दुल हमीद खान आ गए। तो लिहाजा अब उनको जो है ना वो हटाने के लिए जो है वो, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ ये किया कि इससे पहले जो यहाँ पर थे, ये जो है सुल्तान अब्दुल अजीज जो हैं, इनके, ठहरिए, ये जो सुल्तान अब्दुल अजीज हैं, इनके दौर में जो है वो एक आप कह लें कि जो पहली मॉडर्न पार्लियामेंट थी ना, उसकी बुनियाद रखी जा चुकी थी। और जो ये मॉडर्न स्कूल सिस्टम है, जिसे आप जो कहते हैं, जो भी आज का जो आप एजुकेशन सिस्टम देखते हैं ना, इसकी बुनियाद डाली जा चुकी थी। यानी सेकुलरिज्म के ऊपर बेस करके एक पार्लियामेंट का वजूद आ चुका था। जो बाद में सुल्तान अब्दुल हमीद खान जब आए हैं, तो उन्होंने उस पार्लियामेंट को सस्पेंड किया
और उन्होंने कहा कि अब जो कोई भी बची कुछ रियासत है हम सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए और वही अल्लाह ताला की सुवेरेनिटी के अंडर जो लॉ है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो इन्होंने दोबारा से जो है वो थोड़ा सा उसको मॉडर्नाइज भी किया, यानी रिफॉर्म्स भी लाए, लेकिन वो रिफॉर्म्स जो थे वो शरिया से रिलेटेड नहीं थे, बल्कि शरिया को इन्होंने रिस्टोर करने की कोशिश की और इन्होंने कहा कि हम सबको इकट्ठा होना चाहिए, जिसकी वजह से दोबारा जो है वो हिजबुल शैतान को अपने लिए खतरा महसूस हुआ और अंजुमन इत्तेहाद तरक्की के नाम से एक और अंजुमन लॉन्च की गई, यानी आप कह लें एक और तहरीक लॉन्च की गई, जिसने जो है वो, क्योंकि अब आप ये देखें कि पूरा तीसरा दौर गुजर आए हैं हम, जिसमें यूरोप की तरफ से सेकुलरिज्म अब नौजवानों में बहुत हद तक कल्टीवेट कर दिया गया है। क्योंकि मैंने आपको कहा है ना, एक सेकेंड, बहुत ही ज्यादा बेचारा वो हो गया है, इसको ऐसे कर लेते हैं और मैं ऐसा कलर आपके लिए डिफरेंट चूज करती हूँ तो आपको ठीक है। ये जो सुल्तान अब्दुल अजीज है, जिन्हें मैंने अब येलो से अंडरलाइन किया है, ठीक है, अब इस दौर में मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न स्कूल सिस्टम की बुनियाद रखी जा चुकी है, एक एक सेकुलरिज्म पर बेस करती हुई मॉडर्न पार्लियामेंट बनाई जा चुकी है। तो लिहाजा सुल्तान अब्दुल हमीद खान के आने तक अब जो नस्लें आगे अब परवान चढ़ी हैं, उनके उनकी जो अब आइडियलाइजेशन है या उनका जो अब एक उनकी सोच जो है वो सेकुलरिज्म के ऊपर बेस कर रही है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के ये अब एजुकेशन सिस्टम है जिसे हम सब पढ़ के निकलते हैं, और हमें अगर किसी को खुद ही होश आ जाए तो आ जाए, तो उसे 35-40 में जाके पता चलेगा कि उसके साथ हुआ क्या है, वरना हमें तो होश भी नहीं आती कि हम कितने जबरदस्त एजेंडे के तहत जो है वो हमें सेकुलर बना दिया गया है। तो जो कोशिश तो उन्होंने की, लेकिन ये कि अब सेकुलरिज्म के हामी जो है वो इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि अंजुमन इत्तेहादी तरक्की के नाम से नौजवानों की जो भी कोई अंजुमन लॉन्च की गई, उसने बहरहाल इनको माजूल किया, इनको अलहदा किया हुकूमत से, और जो उसके बाद सुल्तान है वो वैसे ही बहुत वीक थे। तो उसमें जो है वो एक आखिरी फिर आप कह लें कि जो जवाल का सबब बना, उसमें फिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का नाम आ जाता है, यहाँ आ जाते हैं हम, ठीक है। ये मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क फिर लॉन्च किया गया था, ये भी टर्किश आर्मी का जनरल था। अब यहाँ पर जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि साइमल्टेनियसली यूरोप में भी चेंजेस आ रही हैं, साइमल्टेनियसली जो है वो ऑटोमन एम्पायर में भी। अब आप देखिए, या आप देख सकते हैं कि ऑटोमन एम्पायर जो है वो कितनी छोटी सी यहाँ रह गई है, बस ये रह गई है। यानी अब वो जो साउथ अफ्रीका का इलाका है नीचे से, वो भी चला गया हाथ से, हिजाज भी जा चुका, क्योंकि हिजाज में मैंने आपको बताया कि डिसेंट्रलाइजेशन कमेटी जब बनी है, तो बार बार चूंकि वहां पर खून रेजी होती थी हिजाज में, तो जो तुर्क खलीफा थे उस वक्त के, उन्होंने ये कहा कि हम ये नहीं चाहते कि हम सिर्फ खिलाफत की लड़ाई में वहां पर हमारे जो मुकद्दस मकामात हैं हम वहां पर खून रेजी करें। लिहाजा वो खुद ही जो है वो वहां पर अब अरब खलीफा के हक में उन्होंने फिर उन्होंने वहां पर ट्रीटी साइन कर ली थी। तो अब जो ये सल्तनत उस्मानिया, ये सिर्फ और सिर्फ ये तुर्की का इलाका है, और ये उसके साथ शाम का कुछ इलाका आएगा जो उनके कब्जे में रह गया है। बाकी जगह जगह से तहरीकें उठी, बल्गेरिया से, सर्बिया से, साउथ अफ्रीका से, सेंट्रल यूरोप तो खैर तब तक हाथ से चला ही गया हुआ था, उससे तो जगह जगह से जो है वो इस दौरान जो भी हमारा जो जवाल का दौर था, आज़ादी की तहरीकें उठती रहीं और वो सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनती रहीं। अब जो है वर्ल्ड वॉर 1 आप कह लें कि ये प्लान की गई, एक जिसे कहते हैं ना कि गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का देने के लिए। लेकिन इससे और भी बड़े मकासद हिजबुल शैतान ने, या आप इल्यूमिनाटी कह लें, या आप जो है वो जायनिस्ट कह लें, जायनिस्ट मूवमेंट को कह लें, तो इन्होंने जो और भी बड़े मकासद हासिल किए, दुनिया में एक प्रॉपर सेकुलरिस्टिक दुनिया का चेहरा जो है वो इसी के बाद इमर्ज हुआ। फिर जो है वो एक आप कहें जिसे कैपिटलिस्टिक सिस्टम था, जो यानी उन्होंने सिर्फ एक खिलाफत को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने जितने भी जो कुरान बेस्ड सिस्टम थे हुकूमत को चलाने के, उसके अगेंस्ट सिस्टम जो है वो लॉन्च करने में कामयाब हो गए। क्योंकि वो सिस्टम लॉन्च होने थे तो इनका कंट्रोल होना था, ठीक है। तो अब ये हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 में जो है वो, चूंकि मैंने आपको बताया है ना कि अलायंसेस बनना शुरू हो गए थे बहुत पहले से ही नॉन मुस्लिम कंट्रीज के साथ, जो भी अब जो यूरोप आज़ाद हो चुका था, अब ऑटोमन एम्पायर के तसल्लुत से, जो यानी उसकी हुकूमत के असर से निकल चुका था, तो अब उनके साथ उन्होंने अलायंसेस बनाने शुरू कर दिए। तो यहाँ पर जो है वो आप देखिए कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगेरी और ये जो ऑटोमन एम्पायर है, ये एक एलाइंस था वर्ल्ड वॉर 1 में। और फ्रांस, फ्रांस के साथ यूके, और ये रशिया, ये दूसरा एम्पायर था, ठीक है। इसे आप कहते हैं ये सेंट्रल है क्योंकि ये दरमियान में आ रहा है, और ये अदर अलायंस था। तो ये बेसिकली दो बड़े अलायंस थे जिनके दरमियान वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो लॉन्च की गई।
तो जब वर्ल्ड वॉर वन लॉन्च की गई तो उसमें जो है वो शिकस्त हुई जर्मनी को, ऑस्ट्रेलिया, हंगेरी और ऑटोमन एम्पायर का जो अलायंस था इसको शिकस्त हुई। ठीक है जी, एक मिनट ठहरेगा, मैं यहाँ पर आपके लिए, हाँ जी ठीक है जी। तो जैसे ही इस अलायंस को शिकस्त हुई तो फ्रांस और यूके जीते और यहाँ से रशिया जीता। तो यूके और फ्रांस ने फिर ये जितने भी इलाके थे ऑटोमन एम्पायर के उनको उन पर आकर कब्जा कर लिया। ठीक है, कुछ में फ्रांस ने अपनी कॉलोनीज बनाई, कुछ में जो है वो यूनाइटेड किंगडम ने अपनी कॉलोनीज बनाई। तो ये इराक का इलाका जो है ये यूके ने लिया, और फ्रांस का इलाका जो है ये सॉरी जो फलस्तीन का इलाका है उसको वहां पर फ्रांस ने अपनी जो है वो कॉलोनीज बनाई। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो इसके साथ ही साथ ये हुआ कि अब ये ऑटोमन एम्पायर यहाँ से वैसे भी अब तो तकरीबन आप समझिए कि ख़त्म होने के मराहिल में है, लेकिन उसी टाइम पर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को जो है वो लॉन्च किया गया, जो कि एक फ्री मेसन है, और दिस इज़ अ वेरी वेल नोन फैक्ट कि वो एक फ्री मेसन है। तो इनको वहां लॉन्च किया गया और तुर्की के अंदर ही, यानी जो भी अब बचा कुचा यहाँ पर तुर्की रह गया है उसके अंदर एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो शुरू करवा दी गई। यानी जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, अभी वो वॉर में भी ये हार चुके हैं, सल्तनत उस्मानिया हार गई है, और साथ ही साथ जो है वो तुर्की को मजीद डिस्टेबलाइज करने के लिए 1919 से लेकर 1922 तक जो है ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के तुर्की को आज़ाद किया जाए, तुर्की को सल्तनत उस्मानिया के तसल्लुत से आज़ाद किया जाए। तो ये जो है वो जंग, इसको इसमें उन्होंने फतह पाई, और 1923 में जो है खिलाफत तुर्की की ये जो सल्तनत जो खिलाफत उस्मानिया है इसका खात्मा हो गया, और एक ट्रीटी साइन हुई जो कि 100 साल के लिए साइन हुई थी, जिसमें जिसकी कुछ नुकात हैं जो मैं आपको सुना देती हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। कि जो भी सेंट्रल हुकूमत थी, जो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी, एक जो सल्तनत उस्मानिया थी, उसको तोड़कर 40 छोटी छोटी रियासतें बना दी गई। यानी आप देखें कि कितने बड़े इलाके पर थी कि जब वो टूटी है तो उससे 40 रियासतें बनी हैं। ठीक है, जिसमें ये सारा हमारा जो ये आता है इराक, शाम, फिर ये जॉर्डन और सीरिया, से सीरिया तो हो गया, फिर मिस्र बना, फिर और यही टाइम था जब ये हिजाज का नाम बदल कर भी सऊदी अरब कर दिया गया, और अब सऊदी अरब के अंदर ये जो रियाद और ये सारे इलाके हैं ये शामिल हो गए। हालांकि हिजाज पहले क्या होता था, मक्का, मदीना और यमन, मक्का, मदीना और यमन, ये वो इलाका है जो बाबरकत है, जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, और शाम का इलाका। तो जो इसके मशरिक में है, जो नजद है, जो अब रियाद है, और जो बाकी का सऊदी अरेबिया है, ये उस वक्त नहीं होता था। आले सऊद ने जैसी अपनी हुकूमत कायम की तो उसी वक्त जो है ये हिजाज का नाम बदल के इसे सऊदी अरेबिया कर दिया गया। 1400 साल बाद जो है वो हमारी सरजमीन का जो नाम था, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चला आ रहा था, उसको बदल के सऊदी अरेबिया रख दिया गया। तो इस तरह ये काफ़ी सारे फैक्टर्स थे, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स थे। लेकिन वही बात है, 100 बातों की एक बात, इकबाल का शेर, आ तुझको बताऊं मैं तकदीर उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल ताऊस और रबाब आखिर। जैसे ही ताऊस और रबाब में पड़ती है उम्मत मुस्लिमा, वैसे ही उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो बस फिर तो वो हिजबुल शैतान को मौका मिल जाता है ना, वो हर जगह से अपने एजेंट घुसाती है और वो प्लॉट एंड प्लान करती है, और वो बिलाखिर अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। तो 1923 में जब एबॉलिश हुई है खिलाफत, तो उसमें जो है वो उसकी कुछ शिकें थी। एक तो ये कि अब किसी भी किस्म की सेंट्रल मुस्लिम गवर्नमेंट नहीं रहेगी, नेशनलिज्म के नज़रिए के ऊपर बेस करके छोटे छोटे मुल्क बनाए जाएंगे, हर मुल्क को सिर्फ अपने आप से सरोकार होगा, उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उसके साथ हमसाया मुमालिक जो मुस्लिम मुल्क है उसके ऊपर क्या गुजर रही है। तो इसी तरह यही हम देखते हैं कि ये नेशनलिज्म जो डिवाइड एंड रूल था ये इतना इफेक्टिव है, इसी की वजह से जो है वो आज हम सब उनके शिकंजे में हैं, क्योंकि आज मुस्लिम हुक्मरान जो है वो खुद ही एक दूसरे के खिलाफ प्लॉट एंड प्लान करते हैं। ठीक है, कुछ जो हैं उनको शिया के साथ हमदर्दी है तो वो ईरान की साइड पे चले जाएंगे, कुछ जो हैं वो शिया सुन्नी का भी इन्होंने ही डिस्कॉर्ड क्रिएट किया हुआ है ना, कुछ जो है वो सुन्नी उनको उनके साथ जोड़ दिया गया सऊदी अरब के साथ, तो इस तरह ये उनके मुफाद में है कि सऊदी अरब और ईरान आपस में लड़े, और फिर जो इनकी साइड जो अपनी साइड्स कर लेंगे इनके साथ वो भी आपस में लड़ते रहेंगे। तो इस तरह हर कोई आपस में लड़ता रहेगा। फिर ये कि अगले 100 साल तक जो है वो तुर्की, या जो भी ये तुर्की उस वक्त खिलाफत थी, वो अपनी मादनियात को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, यहाँ तक कि जो ज़मीन में मौजूद हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए मजीद कुएं भी नहीं खोद सकता। यानी कोई खिलाफत बच भी जाए अगर, तो वो इकोनॉमिकली उसको इतना वीक कर दिया जाए
कि वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ ही ना कर सके। तो ज़ाहिर सी बात है मुल्कों की या किसी भी रियासत का जो मेंटेनेंस है, जो उसकी जो सस्टेनेंस है, वो इकोनॉमिक ग्राउंड पर ही होगी ना। तो जब इकोनॉमिक ग्राउंड ही ख़त्म कर दिया गया तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि वो फ्लरिश ही नहीं कर सकती। फिर ये कि तुर्की जो है वो आज के बाद से एक सेकुलर स्टेट होगा। तो वो जो सेकुलरिज़्म यूरोपियन रिनाइसेंस से शुरू हुआ, उसने बिलाखिर सल्तनत उस्मानिया का, खिलाफत उस्मानिया का भी खात्मा किया और वो टर्की, एनातोलिया, कुस्तुनतुनिया हमारा बहुत ही आप कह लें कि एक शानदार दौर हुकूमत का जो मरकज़ था, वो जो है वो अब सेकुलर हो गया। तो जैसे ही मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो है वो उस नए तुर्की का हेड बनाया गया, साथ ही जो है वो मसाजिद के पर ताले डाल दिए गए, अज़ान अरबी में नहीं दी जा सकती, अरबी की नशर व इशाअत पढ़ने-पढ़ाने पर पाबंदी लगा दी गई, स्कार्फ़ नहीं पहन सकती ख़वातीन और इसी तरह जो है वो दीनी तालीम के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई और तुर्की एक बिल्कुल यूरोपियन तर्ज पे सेकुलर मुल्क बन गया। आप आज भी टर्की जाएँ तो आपको ख़ास तौर पे जो इस्तांबुल यानी जो उस वक़्त का कुस्तुनतुनिया था, वो सारे का सारा आपको आज भी यूरोपियन कल्चर में रंगा नज़र आएगा। तो एक ये कि तुर्की को सेकुलर कर दिया जाए, फिर जो उस वक़्त का सुल्तान है, जिसके असासे 3 बर्र-ए-आज़मों में फैले हुए थे, वो सारे के सारे ज़ब्त कर लिए ज़ायनिस्ट पावर्स ने, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इतने रिच जो है वो कंट्रीज़ थे ये सारे के सारे, तो वो उनके कब्ज़े में आ गए, तो वो सारे के सारे उन्होंने खुद ही रखे। और फिर ये कि आबनाए बास्फोरस, ठीक है? आबनाए बास्फोरस जो है, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ये है आपके पास जनाब, ये है ब्लैक सी और ये है मेडिटेरेनियन सी। इसको ये आबना मिलाती है, ये जहाँ पर जो मैं आपको पहले मरमरा की जगह भी दिखा रही थी, ये आबनाए बास्फोरस है। आवाज़ नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। मैमूना आपका म्यूट हुआ हुआ है। मेरी आवाज़ अब आ रही है? मुझे अस्सलाम प्लीज़ जल्दी से कोई वालेकुम। बता आपकी दें। आवाज़ नहीं आ रही है, मैं आप बोल रही हूँ। अब जी, आ अब आ रही रही है? है। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। जी, चलिए, अब तक। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आई होप कि हम मुआहिदे की नुकात आप सब सुन सकें। तो 100 साल तक जो है वो तुर्की इस मुआहिदे पर अमल करने का पाबंद होगा और 100 साल ही उनके लिए काफ़ी थे कि वो इस दुनिया का नक्शा बदल देते अपने उस तरह के प्लान के मुताबिक जिस तरह वो चाहते थे। तो आप खुद देख सकते हैं पिछली 1 सदी का तो मेरा ख़्याल है अब हिस्ट्री जो है वो हम खुद भी देख सकते हैं कि 1923 से लेकर सिर्फ़ 2023 तक की बात है। आप चलिए पिछले 100 साल को तो छोड़ दीजिए, पिछले 20 साल ही आप 2000 से ही शुरू करके 2022 तक आ जाइए, तो दुनिया का नक्शा जो बदला है, उसमें मेरा ख़्याल है हमें किसी किस्म का कोई सेशन करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, वो तो हमारी आँखों के सामने है। ये तो वो है जो इस जनरेशन ने खुद विटनेस किया है। तो ये जो है वो एक बहुत ही आप कह लें कि एक इंतहाई दर्दनाक जो है वो एक फिर फ़ॉल हुआ। तो बहरहाल उसके बाद जो है वो फिर हुआ ये कि साथ ही साथ जो है जब ये पहली जंग अज़ीम का दौर गुज़र रहा था, तो 1917 में पहली ही जंग अज़ीम के दौरान में बेल्फोर डिक्लेरेशन जो है वो, क्योंकि हमने कहा था ना कि फ्रांस
और यूके और रशिया के अलायंस को फतह हासिल हुई, तो उन्होंने अपनी मर्जी से जो है वो जो जिन इलाकों पर कब्जा किया उन इलाकों को अपनी मर्जी से उन्होंने बांटा। और फ्रांस और यूके में जो उनके जो भी बादशाह थे, जो भी उनके पॉप थे, वो सारे के सारे उस वक्त वाइट एंग्लो सेक्सन प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस कर रहे थे। और ये वेस्प जो है, वाइट एंग्लो सेक्सन प्रोटेस्टेंट्स, ये सारे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये हिजबुल शैतान का हिस्सा थे, जायनिस्ट मूवमेंट का हिस्सा थे और हैं, आज भी हैं। और पहले इनका गढ़ था यूके, अब इनका जो सबसे नंबर 1 होम है वो अमेरिका है। अब यूके की कोई इतनी ज्यादा वो नहीं रही, लेकिन यूके आज भी जो है वो इनके तलवे चाटने वाले कुत्ते की तरह बिल्कुल बिहेव करता है। आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, लेकिन एक्चुअली दिस इज द फैक्ट। बहरहाल 1917 में आर्थर जेम्स बेल्फर, जो कि इल्यूमिनाटी की 13 ब्लड लाइन्स में से एक ब्लड लाइन से बिलोंग करता है, रॉथस्चाइल्ड से बिलोंग करता है, इसने ये यूके की पार्लियामेंट का इनकी मेरा ख्याल है इनका वो था, ये इनका वजीर खारजा था, या आई डोंट नो द आई डोंट रिमेंबर द डेजिग्नेशन एग्जैक्टली नाउ, लेकिन बहरहाल ये यूके में की पार्लियामेंट का रुकन था, जिसने, क्योंकि ये इल्यूमिनाटी से डायरेक्टली बिलोंग करता है, रॉथस्चाइल्ड का बंदा है, बेल्फोर डिक्लेरेशन अप्रूव करवाया, जिस डिक्लेरेशन की बिना पर यहूद को फलस्तीन में आबादकारी की इजाजत दे दी गई। तो इस तरह वो मुतालबा जो उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के सलातीन को बहुत ज़्यादा मालो ज़र देकर भी वो अपना नहीं मनवा सके, इस तरह से उन्होंने बेल्फोर डिक्लेरेशन, जो ये सारा जो भी उनका वो प्लान था, जो कुछ भी उसके अंदर एलिमेंट्स आए, वो सारे उन्होंने प्ले किए। और फिर ये कि हिजबुल शैतान, जाहिर सी बात है, वर्ल्ड वॉर 1 तक तो वो बहुत पावरफुल हो गई हुई थी ना। वर्ल्ड वॉर 1 तक तो फिर उन्होंने कैपिटलिज्म, मैंने आपको बताया ना, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दुनिया में 2 जो उसके चेहरे हैं इस दुनिया का, एक इसका सेकुलर चेहरा और इसका कैपिटलिस्टिक चेहरा। ये जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम है, ये लॉन्च किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी था, ताकि दुनिया में जहां जहां भी वॉर हो, उनसे फिर यही जो तेरा खानदान है ये दौलत कमाएंगे। और इसी ये बैंकिंग सिस्टम भी जो है वो इसी वजह से, इसी कैपिटलिस्टिक सिस्टम को ही जो है वो फरोग देने के लिए जो है वो कायम किया गया। तो फिर ये कि 1917 में ये बेल्फोर डिक्लेरेशन तो पास हो गया कि जो यहूद हैं उनके लिए भाई दुनिया में कोई जाए पनाह नहीं है जब तक कि उनको जो है वो फलस्तीन में लाकर आबाद नहीं किया जाता, क्योंकि भाई ये उनके बाप दादा की सरजमीन है, इस पे उनका हक है, लिहाजा जो है वो यहाँ पर तो उन्हीं को होना चाहिए। तो इनको उनको अपनी सरजमीन में वापस आने की इजाजत दी जाए। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको पहले भी जैसे 2-3 दफा मेंशन किया है कि जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज का रोल आ जाता है, कि ऑर्थोडॉक्स ज्यूज जो हैं वो इस बात के अगेंस्ट थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो जायनिस्ट है, अव्वल तो ये हमारे दीन के साथ यानी जुडिज्म के साथ भी मुखलिस नहीं है, हिजबुल शैतान हमारे साथ भी खालिस नहीं है, ये हमारे मजहब का बहाना बना के एक्चुअली खुद पावर हासिल करना चाहती है। और दूसरा, उनको ये सबसे अच्छे से पता था कि चूंकि हमने अपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को इनकार करके उनको सूली पर चढ़वा कर जो हमने जुर्म किया है, उसके जुर्म की सजा के तौर पर जो है वो हम एग्जाइल में हैं, और जब तक अब हजरत ईसा दोबारा नहीं आएंगे तब तक हम फलस्तीन में एंटर नहीं हो सकते। तो वो इस आइडिया के खिलाफ ही रहे। तो हुआ ये कि बेल्फोर डिक्लेरेशन के पास होने के बाद भी कोई बहुत सिग्निफिकेंट तादाद में यहूदी वहां जाकर आबाद नहीं हुए फलस्तीन में। अब उसके लिए जो है वो हिजबुल शैतान ने वर्ल्ड वॉर 2 प्लान की, जो 1939 से 1945 में थी, और जो होलोकास्ट जिसके ऊपर ये मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, हालांकि उसमें जान किसकी गई है, एक आप कहीं एक मासूम यहूदी की जान गई है उसके अंदर, लेकिन उस पे 8-8 आंसू कौन बहाते हैं मगरमच्छ के, ये सेकुलर यहूद है, ये जो हिजबुल शैतान का कंपोनेंट है। तो उन्होंने एक्चुअली इस वर्ल्ड वॉर 2 में, और ये जो हिटलर को इतनी इतनी गालियां देते हैं, बेसिकली हिटलर भी इनका अपना ही लॉन्च बंदा था। आप अगर अब जाएं तो आपको, वैसे तो ये कहते हैं ना नाजीज नाजीज, जी नाजीज नाजी हैं ये हिटलर, और इसके सारे जर्मनी से उठा था ना हिटलर और इसके सारे फॉलोअर्स, तो ये नाजीज हैं, इन्होंने हमारा होलोकॉस्ट किया और इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। बेसिकली अब आप अगर देखें तो आपको टर्म मिलेगी जायोनाजिज्म। ठीक है जी। तो अगर ये जो हिस्ट्री के मुहक्किकीन हैं, रिसर्चर्स हैं ना, उनको अगर आप देखें तो जायो नासिज्म की भी आपको टर्म मिलती है, जिससे ये साफ बात खुलकर सामने आ गई है कि एक्चुअली इन्होंने हिटलर को खुद लॉन्च किया, क्योंकि यहूदियों का एक बहुत बड़े पैमाने पर मैसेकर किया जाए, कत्लेआम किया जाए, ताकि
अब उन्हें ये पता चले कि वो दुनिया में कहीं भी सेफ नहीं है और वो लाजमी फ़लस्तीन में वो आकर यहाँ पर बसें। तो एक्चुअली इस तरह से ये जो है वो होलोकॉस्ट जो है वो जो हिटलर ने किया, बदनाम तो हिटलर को उन्होंने किया, लेकिन हिटलर जो है वो यही कहा जाता है, अब एक थ्योरी ये भी है कि इनका अपना ही लॉन्च किया हुआ बंदा था। तो उसने जो होलोकॉस्ट की, उसमें कहा जाता है तकरीबन कोई 6.5 लाख यहूदी जो हैं उनको उनका कत्लेआम किया गया। लेकिन कुछ जो सोर्सेस हैं वो ये कहते हैं कि 6.5 लाख तो टोटल थे ही नहीं यूरोप में, लेकिन फिर भी बहरहाल 2.5-3 लाख पर तो एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा जो मेजॉरिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं वो एग्री करते हैं। तो होलोकॉस्ट में ये था कि चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर मैसेकर करना था, तो एक एक बंदे को पकड़ के कत्ल करना या इस तरह के जो इकदाम हैं, फिर ये कि उनकी लाशों का क्या किया जाएगा। तो आप ये देखिए कि हाउ कोल्ड ब्लडेड दिस थिंकिंग इज, कितनी कोल्ड ब्लडेड है। मेरे और आपके सामने अगर इस वक्त जो है वो कोई यहूदी आ भी जाए, तो आप और मैं उसके साथ 1000 इख्तलाफ रखने के बावजूद भी जो है वो हम उसको कत्ल करने का नहीं सोच सकते। आप हमेशा ये एक पैटर्न नोट करेंगे कि जितने भी कोल्ड ब्लडेड मर्डर के पैटर्न्स हैं ना, ये सारे के सारे एक्चुअली शैतान से आते हैं, सैटनिज्म के फॉलोअर हैं ये। इसलिए इन्हें किसी मजहब के साथ ना रिलेट करें। मैं बार बार यही कहूंगी कि यहूद तो खैर बदनाम हुआ क्योंकि वो उनकी अपनी खसलतें थी, उनके मुनाफिकीन थे, उन्होंने इनके साथ अलायंस किया और उन्होंने हिजबुल शैतान के सबसे एक्टिव मेंबर बने। लेकिन आप किसी भी मजहब को जो है वो इसके साथ एसोसिएट ना करें। किसी भी मजहब का सच्चा मानने वाला कभी भी कोल्ड ब्लडेड सैटेनिक मर्डर को वो कर ही नहीं सकता, फेवर ही नहीं कर सकता, वो डिवाइस ही नहीं कर सकता। अभी जो होलोकॉस्ट किया गया है, नो डाउट चाहे इसमें यहूदी मारे गए हैं, बट लेट्स एक्सेप्ट इट दैट दिस वाज अ वेरी ब्रूटल काइंड ऑफ प्लानिंग ऑफ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। तो क्या था कि बड़े बड़े चेम्बर्स जो है ना वो गैस के वो बनाए गए, बहुत बड़े बड़े, और उसमें एक तरफ से बिल्कुल नेकेड उनको दाखिल किया जाता था, उनके बाल भी शेव कर दिए जाते थे, और वो उनको दाखिल करके उसके अंदर कोई आप कह लें कि कोई केमिकल, और बल्कि एटॉमिक भी कहा जाता है कि कुछ इस तरह की जो है वो वेपर्स छोड़े जाते थे, या कुछ केमिकल्स और एटॉमिक रेज ऐसी होती थी जो उनको मेल्ट कर देती थी उनकी पूरी बॉडी को। क्योंकि जब इतने बड़े पैमाने पर मैसेकर करना है, तो बाद में हड्डियों का क्या करेंगे, तो किसी का क्या करेंगे, तो वो इतनी कोई मे बी कोई हाइड्रोजन बॉम्ब टेक्नोलॉजी हो सकती है, और हो सकती है क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज तो बहुत पहले से ईजाद हैं, उनको उनके तजर्बे अब किए जा रहे हैं या उनको थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए रखा गया है। टाइम टू टाइम हम देखते हैं कि वो वेपन्स ट्राई किए जाते हैं। अब ये जो एलिप्पो में हुआ है, अब से तकरीबन कितने साल पहले, 2012 की बात है, जब ये अरब स्प्रिंग चल रहा था शाम में, तो जो बच्चों को, शायद आपको याद हो कि वो बच्चों की तस्वीरें भी आई थी, जिन बच्चों की जहाँ जो वो केमिकल वेपन्स यूज़ किए गए थे, तो उनकी वो देखी थी शायद। हमें याद आ जाए, हमारा हादसा बहुत कमज़ोर होता है ना, हम अब एंड ऑफ टाइम्स में रहते हैं ना, इसमें हर्ज बहुत बढ़ गया है। हर्ज क्या है? कत्लो गारत। ये मैं आपको हदीस दिखाऊंगी इंशाल्लाह। हर्ज बहुत बढ़ गया है ना, तो हमारे लिए बड़ा नॉर्म हो गया है, हमें भूल जाता है। तो ये जो है वो इस तरह ही उनके साथ ये किया गया कि अब इतने बड़े पैमाने पर करेंगे तो उनको किस तरह डिस्पोज किया जाएगा, लिहाजा इनको डायरेक्टली किसी केमिकल और एटॉमिक जो है वो रेडिएशन से एक्सपोज कर दिया जाए, साथ ही ये इनकी बॉडी वेपोरेट हो जाएगी, साथ ही वो बिल्कुल राख बन जाएगी। तो जो मशीनें थी उनकी दूसरी तरफ से बस एक स्याह किस्म का मादा बाहर आता था, लिक्विड किस्म का, जिसे वो अपनी खाद के तौर पर इस्तेमाल करते थे, और बाकी कुछ भी नहीं बचता था। तो दैट्स हाउ दे वर बीइंग मैसेकर्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। जिसके बाद जाहिर सी बात है तमाम यहूदी जो है वो, कुछ यहूदी जो कि अभी भी ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं, वो बहरहाल ईरान चले गए। लेकिन ये कि फिर बहुत से जो है वो आकर फ़लस्तीन में आबाद होना शुरू हो गए, क्योंकि उनको यही बताया गया कि देखा, आपको अगर आज यूरोप में हिटलर ने ये किया है, तो कल को और ज़्यादा भी बुरा हो सकता है, तो आपके लिए एक जगह मंजूर कर ली गई है, तो आप वहाँ जाकर आबाद क्यों नहीं होते। तो ये बेसिकली इस जो है वो ज़ायनिस्ट मूवमेंट का जो है वो पीक था। कि अब आप इसमें देख लीजिए कि फ़लस्तीन के साथ क्या हुआ है, कि ये आप देख रहे हैं 1917 की से पहले की सिचुएशन, जो पहला नंबर 1 है। ये 1917 से पहले का अभी बेल्फोर डिक्लेरेशन पास नहीं हुआ, और ये पूरा का पूरा पैलेस्टाइन आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो है ये जेरूशलम है। अब 1917 के बाद जो है वो आबादकारी तो होना शुरू हुई है, लेकिन ये जो आप हरा हरा रंग देख रहे हैं, बहुत कम आबादकारी हो रही है अभी, ठीक है, बहुत कम आए हैं। तो उसके बाद जो है वो सॉरी, ये यानी कि आना शुरू हुए हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। लेकिन और फिर जो है वो लैंड किस तरह से लेनी शुरू किया उन्होंने, कि शुरू शुरू में उन्होंने ज़मीन खरीदनी शुरू कर दी, कि अगर कोई फ़लस्तीनी है, उसके फार्म हाउसेज़ हैं, घर हैं,
कितने का है भैया, आपका 1 करोड़ का है, आइए हम आपको 4 करोड़ देते हैं। जाहिर सी बात है उसके लिए तो एक बड़ा मुनाफे का सौदा है। तो अपनी जमीनें उन्होंने बेची वो उसमें आकर, ठीक है, लालच में भी वो आ गए, जाहिर सी बात है, और इस तरह से उन्होंने जमीन को खरीदना शुरू किया। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 3 पे कि 1947 में यूएन ने जो है वो पार्टीशन प्लान बाकायदा, यानी आप ये कह लें कि इलाके मुख्तस कर दिए कि इस इलाके में यहूद बसेंगे और इस इलाके में जो है वो मुसलमान बसेंगे। अब आप ये देख लीजिए कि जो येलो है ये यहाँ पर ही रह गया, बस ये गाजा का एरिया है, ये जेरूशलम है, ये है, और बाकी ये जो ग्रीन ग्रीन है ये सारे अब यहाँ पर यहूदी आकर आबाद होना शुरू हो गए। अब जो आबादकारी हो रही है उसमें ऑर्थोडॉक्स जूस नहीं है, अभी भी आप ये याद रखिए, ऑर्थोडॉक्स जूस बहुत कम है उधर, वो ज्यादातर ईरान में है। अभी भी वहां पर ये सारे सेकुलर जूस आए हैं, फिर ये जो यूरोप से फिर सारा इन्फ्लक्स हुआ है अश्कनाज़ाई यहूद का, ये वहां पर हुआ है, ये सेटल हुए वहां आकर। अब इन्होंने क्या करना शुरू किया, अदालतों में मुकदमे दायर करने शुरू किए। जी ये जो फलां घर है ना फलस्तीनी का, ये तो 2000 साल पहले मेरा यहाँ पर जो है वो सकड़ दादा लकड़ दादा रहता था, तो ये जी मेरे नाम अलॉट कर दिया जाए। तो जी इस तरह से जो है वो वहां पर उस फलस्तीनी को, उस बेचारे को उसके घर बाहर से, यानी 1 घंटा पहले वो अपने घर में बैठा है और 1 घंटे बाद उसको उस घर से निकाल दिया जाए। कैन वी इमेजिन दिस पेन, कैन वी इमेजिन दिस पेन। अपने अपने घरों को देखिए जहां पर बैठकर, इतने आरामदेह घरों में जहां पर बैठकर हम ये बातें सुन रहे हैं, अगर हमें हमारी फैमिली समेत हमें सामान भी ना दिया जाए और अगले घंटे हमें यहाँ से निकाल दिया जाए और हमारे पास और कोई जगह ना हो रहने की, हम पे क्या बीतेगी। 1947 से लेकर बीत रही है फलस्तीन पर, फलस्तीनियों पर, लेकिन हम पर आफरीन है कि हमें मालूम भी नहीं है कि क्या हो रहा है, हम जानना ही नहीं चाहते, हमारे लिए इररेलीवेंट है, इररेलीवेंट है। भाई हम क्यों बात कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, हम क्यों बात कर रहे हैं दुनिया की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, हमारी बला से कौन सा मुल्क किसके ऊपर हमला करता है, कौन सा मुल्क किसको फतह करता है, कौन सा मुल्क किसको अपनी कॉलोनी बनाता है, कौन सा मुल्क किसको आजाद करता है, हमारी बला से हमें क्या लगे। तो ये है वो हमारी खुदगर्जी और बेहिसी जो पिछले 100 साल में एक भरपूर मीडिया कैंपेन के जरिए जो है वो अपनी पीक पर है आज के, और एक भरपूर जो है ना वो माइंड प्रोग्रामिंग के प्लान्स की वजह से जो है ना वो हमारे हमसे हकाइक इस तरह से ओझल रखे गए और हमें ऐसे गफलत में रखा गया कि हमें होश ही नहीं आती, हमें पता ही नहीं होता हम गफलत में हैं। तो बहरहाल जब हम ये चौथे मैप पे आप आ जाइए, 1948 में बाकायदा इसराइल का मुल्क, इसराइल की रियासत, उसको नाम दे दिया गया, वो वजूद में आ गई। लेकिन इससे पहले जो है वो अरब और इसराइल की वॉर हुई थी यहाँ पर, और जो वॉर हुई उसके नतीजे में जो है वो फिर अरब को शिकस्त हुई। तो फिर यूएन ने इंटरवीन करते हुए बाकायदा जिन इलाकों पर जो है वो इसराइल ने कब्जा कर लिया उसे इसराइली इलाके। तो आप देख सकते हैं कि मैप नंबर 3 के बाद 4 में हमारे पास येलो कलर और भी कम हो गया। ये सारे इलाके जो इसराइल ने फतह कर लिए तो वो उनकी हुकूमत वहां पर कायम हो गई और सिर्फ येलो पर मुसलमान रह गए, अरब फलस्तीनी रह गए हैं। और अब आप ये देख लीजिए कि इससे ऑनवर्ड जो है आपको फलस्तीन का वजूद भी नहीं मिल रहा, इसराइल लिखा मिलता है। अब आज अगर आप कोई मैप डालते हैं ना फलस्तीन का, तो आपको वहां पर इसराइल लिखा मिलता है, फलस्तीन लिखा नहीं मिलता। तो उसके बाद जो है वो फिर 1967 में जंग हुई दोबारा, और उसमें जो है वो मजीद जो है वो कुछ इलाका हाथ से चला गया। तो इसी तरह जो है वो एक्सपेंड करते करते ये जो आखिरी मैप है हमारे पास, ये 2012 का मैप है। अब जो दरमियान में जंगें हुई हैं और उसके नतीजे में जो इसराइल की एक्सपेंशन हुई है उसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद से थोड़ा पढ़िए। इवन अगर आप ये वाला मैप भी देख लेंगे ना तो इसके नीचे भी इन्होंने हर मैप के नीचे डिटेल बताई हुई है। तो बहरहाल अब नंबर 6 पे आप देख लें, ये 2012 का है, और जो आज से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ क्या होना था जब ये, आप मैप नंबर 4 पे आ जाइए, ये जो जेरूशलम है इसका आप देख लीजिए, जेरूशलम का एक हिस्सा येलो है और इधर वाला हिस्सा ग्रीन है। तो ये जो येलो हिस्सा ये मशरकी जेरूशलम है जहां पर मस्जिद अक्सा भी है, और ये मगरबी जेरूशलम है। यानी कि 1948 तक जब इसराइल बना है, ये अरब और इसराइल जंग में अरब जीत रहे थे, लेकिन यूएन ने फटाफट इंटरवीन करके जो है वो जंग रोक दी कि कहीं जीत ना जाए। तो और फलस्तीन जो है वो उसको कहा कि मशरकी यरूशलेम आपके पास रहेगा और मगरबी जो है वो आप इसराइल को देंगे। फिर जब 1967 की वॉर हुई है, मैप नंबर इसमें आप देख लीजिए तो क्या हुआ है कि अब यरूशलेम जो है वो, अच्छा नहीं, यहाँ पर स्टिल जो है वो मुसलमानों के पास है, लेकिन 2012 वाले में आप देख लीजिए यरूशलेम का कलर जो है ये ग्रीन है। आहिस्ता आहिस्ता यानी मैप नंबर 5 से ये दोबारा मशरकी हिस्सा भी जो है वो यहूदियों के कब्जे में आना शुरू हो गया, यहूदी नहीं कहना चाहिए, हिजबुल शैतान के कब्जे में आना शुरू हो गया। और मैप नंबर 6 में आप देख लीजिए कि ये जो अब मुसलमान है वो क्या है, ये गाजा की बस एक ये पट्टी है और ये थोड़ा सा इलाका है, और ये यरूशलेम में मुसलमान है, और ये भी मेरा ख्याल है इसलिए रखे गए हैं ताकि उनको जुल्म सितम करने के लिए कोई मुसलमान वहां पर मिल सके। बाकी ये सारा इसराइल बन चुका है,
हिज़्ब शैतान के कब्ज़े में आ चुका है और इस वक़्त अपना दारुल हुकूमत, हालाँकि जेरूशलम के बारे में ये मुआहिदा हुआ था कि यहूदी वहाँ अपना दारुल हुकूमत मूव नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने वहाँ पर अपना दारुल हुकूमत 2018 में, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इट वाज़ अर्ली 2018 के 2017, मुझे इसके अंदर थोड़ी-सी कन्फ्यूजन है। बहरहाल इसी टाइम पे इन्होंने यरूशलेम को अपना दारुल खिलाफा बना लिया है और अब कहने को तो मस्जिद अक़सा मुसलमानों के उसमें है, लेकिन जो कुछ हर रमज़ान वहाँ पर मस्जिद अक़सा में होता है और फिर टाइम टू टाइम जो होता है और फिर जब कभी जो है वो इन्होंने फिर एक कोई इलाका ज़मीन का एक सर्टेन इलाका फिर लेना होता है मुसलमानों से, तो जो दोबारा से इन्होंने जो है वो घर खाली करवाना और उनको मस्मार करवाना और हमले करना, ये जो सारी उन्होंने तहरीक शुरू की होती है, तो इसकी खबरें हम तक पहुँचती ही रहती हैं। तो ये है अब मौजूदा सूरत-ए-हाल इस वक़्त हमारे बैतुल मुक़द्दस की, जिसके बारे में हमारे पास जो है वो फ़िरके जो हदीस से इनकार करते हैं, वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अहादीस में कुछ भी नहीं रखा, ताकि मेरे और आपके लिए मस्जिद अक़सा की अहमियत ही ख़त्म हो जाए। मेरे और आपके लिए अपनी नस्लों को ये बताने की अहमियत ही ख़त्म हो जाए कि कोई इमाम महदी आएँगे, कोई दज्जाल भी आएगा, कोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी दोबारा उनका नुज़ूल होगा और उनकी सरकर्दगी में थर्ड वर्ल्ड वॉर का फाइनल राउंड होगा, मलहमतुल कुबरा का, आर्मेगेडन का, और ताकि ये सारी बातें, क्योंकि ये सारे नाम तो हमें कुरान में नहीं मिलते, तो अगर हम हदीस का इनकार कर देंगे तो हमारे लिए बहुत आसान होगा कि हम आने वाली नस्लों की ब्रेन वॉशिंग कर सकेंगे। इसलिए मेरी और आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों को सीखें। अभी आपको ये चीज़ें मैं बहुत सरफेस लेवल पे बता रही हूँ। मैं इनकी डेप्थ में नहीं जा सकती। हम नहीं जा सकते एक-एक चीज़ की डेप्थ में, लेकिन कम से कम हमें इतना तो पता हो जितनी बात हम करके आ चुके हैं। कम से कम हम ये तो करें कि हम ये इन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाएँ, ताकि जो कोई सूरत-ए-हाल भी, जो कोई भी तब्दीली आ रही है अब जो ग्लोब पे, उसे हम अपने बच्चों के लिए उसको रिलेट कर सकें अहादीस के साथ। तो इसीलिए ये इतना ज़रूरी था। बहरहाल हमने बात की है इज़राइल के क़याम की और अल्हम्दुलिल्लाह जो आज तक उसकी सूरत-ए-हाल है, उस तक आज हमने कवर कर लिया है। लेकिन ग्रेटर इज़राइल का जो प्लान है, फिर इसके अलावा जो अरब का बाकी के और का जो और नक्शा है, उसके बारे में, और फिर इंशाल्लाह दज्जालियत का जो एक ओवरव्यू है, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम क्लोज़ करके, अब मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जो है वो हम यानी जो भी इनका एजेंडा है वर्ल्ड एलीट्स का, उसको हम उसके जो सेलिएंट फीचर हैं उनको क्लोज़ करके, तो इंशाल्लाह उससे अगली दफ़ा से जो है वो हम आज जहाँ बैठे हैं और जो फ़ितने हम आज फ़ेस कर रहे हैं, उनके बारे में बात करें। ये बहुत ज़रूरी है उनके बारे में सीखना, क्योंकि हमारे बच्चे हमसे सवाल करते हैं और हम सब इन फ़ितनों को फ़ेस कर रहे हैं। जो नहीं भी कर रहे, उन तक भी ये फ़ितने बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं, क्योंकि ये दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं या हम अरब मुल्क में बैठे हुए हैं या हम ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, हम अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो कोई फ़र्क है। सिर्फ़ फ़र्क टाइमलाइन का हो सकता है, 2-4 साल का फ़र्क हो सकता है। वो चीज़ जो 2-4 साल पहले आप देख रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, आपको वो 2-4 साल बाद वहाँ नज़र आएँ। हालाँकि अब तो ऐसा भी नहीं है। अब तो साइमल्टेनियसली ही पूरी दुनिया में बुराई एक ही वक़्त पे लॉन्च होती है, एक ही वक़्त पे उसके बारे में लॉ पास कर लिया जाता है, एक ही वक़्त पे उसकी तरवीज और जो आने वाली नस्लों के की ब्रेन वॉशिंग के जो प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं, वो एक ही वक़्त पे लॉन्च होते हैं। तो ये सब इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम इसको सीखें और हम इसको देखेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरन कसीरा। मैं क्लोज़ करती हूँ और अगर उसके बाद किसी का कोई सवाल हो तो वो ले सकता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।